लैंडमार्क जजमेंट की आपको बात बताता हूँ। जजमेंट है मर्सी बनाम मैनकाइंड, और उसमें जनाब पैरा इतने में ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट, जब बेंच ने पूछा भाई लाओ दिखाओ जजमेंट कहाँ है, पता लगा जजमेंट थी ही नहीं। एआई ने झूठ बोला, उसी को सच मान लिया। प्रॉब्लम क्या ना, हमारे पास समय नहीं है। एक, हम अपने नंबर बढ़ाने की जल्दी में हैं। करेक्ट सर। दूसरा, लोगों को इंप्रेस करने की जल्दी में हैं। और सडनली हमको लगता है कि जादू की जो छड़ी है ये एआई ने हमको दे दी है। क्या हमारा डेटा बिक रहा है सर? खुलेआम आपका डेटा बिक रहा है। डेटा मर्चेंट क्या होता है? वो कहते हैं कि साहब हमारा काम कुछ नहीं है, 15-20 लोगों को अपने पेरोल पे रखते हैं और हर महीने उनको सैलरी देते हैं और उसको बोलते हैं कि साहब हमसे हर महीने एक ही बार आओ, सैलरी ले जाओ और अब अलग अलग कंपनियों में जाओ, वहां नौकरी करो, वहां का डेटा इकट्ठा करो, वो डेटा हमें दो। ऐसा तो नहीं ना कि जो रिक्शा चलाने वाला बंदा उसको डिजिटल अरेस्ट करेंगे, वो तो नहीं करते। उनको पता है आपकी हैसियत क्या है। प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने को इस प्रकार के फ्रॉड से, साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए कौन से टिप देना चाहेंगे आप? केंद्र सरकार ने एक नया कानून पारित कर दिया है। उसके बाद अगर कोई आपका पर्सनल डेटा आपकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल करता है तो उन पर 250 करोड़ रुपए का हर्जाना, फाइन लगाया जा सकता है। 4 महीने में भारतवासियों ने 2000 करोड़ रुपए सिर्फ डिजिटल अरेस्ट वाले मामलों में गवाए हैं। व्हाट्सएप पर अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, अपने बैंकिंग डिटेल सोते इनक्रिप्टेड है ना, डाल देते हैं। यहां से लेके वहां तक इनक्रिप्टेड है, लेकिन जब मैं लिख रहा हूं तब इनक्रिप्टेड नहीं है। स्क्रीन तो ऑन है, वो रिकॉर्ड हो रहा होगा, क्या पता? किसी को क्या पता। सैम ऑल्टमैन ने आप सबको बता रखा है कि साहब आप जो प्राइवेट भी चैट करते हैं एआई के साथ, वो भी हमारे लिए पब्लिक इंफॉर्मेशन है। इनकॉग्निटो मोड बनाया है, बोलता तो है कि वो भूल जाएगा। मुझे लगता है दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। नमस्कार, मैं हूं राहुल रंजन सिंह एंड यू आर वाचिंग द राहुल रंजन शो। हम आज के पॉडकास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर एक इंडियन से जुड़ा है। अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं, अगर आप एआई यूज करते हैं तो ये पॉडकास्ट बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। होता यह है कि आप जब स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो आपको पता भी नहीं होता कि कहाँ पे आपकी प्राइवेसी मिस हो रही है, कितने लोग आपके डेटा तक पहुंच पा रहे हैं फ्री के ऐप्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, या फिर साइबर थ्रेट आपके लाइफ को कितना डैमेज कर रहा है। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पवन दुग्गल सर, जो कि 37 ईयर्स से इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नेशनली, इंटरनेशनली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को और प्राइवेट फॉर्म्स को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, अपने एडवाइसेस दे रहे हैं। सर सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में और साइबर सिक्योरिटी, डेटा ब्रीच, प्राइवेसी, इन सब लॉ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका द राहुल रंजन शो में। धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है और आपको मुबारकबाद कि आपने मौका दिया कि हम यहाँ आएँ और आपके शो का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच सर। तो सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में बताएं हमारे ऑडियंस के लिए। मैं डॉक्टर पवन दुग्गल हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ ऑन साइबर लॉ, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इमर्जिंग टेक। यानी कि मोटा मोटी अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी और कानून की बात कर लें जी सर, तो वो जो उस संगम में चीज़ें आती हैं वो तमाम सारे संगम का काम मैं करता हूँ और काफ़ी सारी संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ। फिलहाल मैं प्रेसिडेंट हूँ ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अकाउंटेबिलिटी लॉ एंड गवर्नेंस इंस्टीट्यूट का। साथ ही साथ मैं साइबर लॉ यूनिवर्सिटी का एक प्लेटफॉर्म चलाता हूँ जिसमें 37 कोर्स ऑफर करता हूँ जो करीबन 33,000 प्रोफेशनल्स 174 कंट्रीज से कर चुके हैं। सरकार के साथ काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करते हैं, लिखता हूँ, बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ लोगों तक पहुँचने की और लोगों को आगाह करने की कि भाई दुनिया इतनी भी रंगीन नहीं है जितना आपको लग रहा है। क्या बात है सर, 37 ईयर्स से इस फील्ड में आप हैं। टेक्नोलॉजी को तो कई लोग 20-30 सालों से ही जानते हैं। 37 ईयर्स से क्या इस प्रकार के क्राइम, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी के लिए लीगल हेल्प की ज़रूरत पड़ रही थी? कैसे पड़ रही थी, थोड़ा डिटेल कर देखिए, जब मैंने वकालत शुरू की 1988 में, तब तो नॉर्मल सिविल एंड कॉर्पोरेट वकील होके ही 30,000 में वकालत शुरू करी। ओके। अच्छा, मैं आर्ट स्टूडेंट था। क्या बात है, आर्ट से टेक्नोलॉजी। और मुझे ताल्लुक दूर दूर से साइंस का नहीं था, मैथ से बहुत डर लगा करता था। और उसके बाद कुछ ही साल में 1991 के आसपास मेरे पास कुछ सॉफ्टवेयर क्लाइंट्स आए जो सॉफ्टवेयर कंपनी के थे।
वहाँ पर रुझान शुरू हुआ कि साहब ये टेक्नोलॉजी है, अच्छा लगता है, तो यूज़र पर्सपेक्टिव से देखना प्रारंभ किया। फिर 1995 में इंटरनेट आ गया भारतवर्ष में 15 जी अगस्त जी को। करेक्ट। कुछ ही महीनों में मुझे इंटरनेट से इंट्रोड्यूस होने का मौका मिला और उसके बाद 2 महीने की कंप्लीट पागलपंती का दौर था, मैडनेस थी। क्यों? क्योंकि आपने इस तरह का पैराडाइम कभी देखा ही नहीं था। और माइंड करिए कि वो जमाने बहुत स्लो स्पीड के होते थे, मोडम 14.4 के होते थे, डायल अप होते थे, लेकिन फिर भी ऐसे लगने लगा कि साहब ये तो प्रकरण जो है पूरे भविष्य को बदलने वाला एक प्रकरण है। 2 महीने के बाद जब होश आया तो मुझे लगा कि मैं तो वकील हूँ, इसमें देखता हूँ कि लीगल पॉलिसी रेगुलेटरी इश्यूज क्या क्या है। देखा उस जमाने में साइबर लॉ शुरू होने वाला था, तो मैंने कहा साहब इसमें मैं काम शुरू करता हूँ। और मेरा पहला विरोध मेरे अपने घर से शुरू हुआ। ओके। मेरे पिताजी बहुत प्रतिष्ठित लॉयर थे। ओके। और उनका कहना था कि साहब तुम टाइम खराब कर रहे हो। हाँ, ये क्या नया फील्ड है, इसमें कौन आएगा, और कौन क्लाइंट्स आएंगे, एक पासिंग फैड है, आप अपनी प्रैक्टिस पे कंसंट्रेट करो। तो उनकी बात भी में भी दम था, बट मैंने कहा कि साहब ऐसा है, ऐसा करते हैं कि मैं अपनी बाकी सारी एक्टिविटीज काट कर देता हूँ, अपने प्रैक्टिस को डिसरिगार्ड नहीं करता, लेकिन जो बाकी वाला समय है वो मैं यहाँ देना चाहूँगा। तो जब उन्हें संतुष्टि हो गई कि साहब प्रैक्टिस में आप निगलेक्ट नहीं कर रहे, तो इससे आप करिए। और फिर धीरे धीरे इसमें काम शुरू हुआ। उस ज़माने में कुछ होता नहीं था इंडिया में, तो फिर बाहर देखना शुरू किया, यूनाइटेड नेशंस के साथ काम करना शुरू किया। फिर इंटरनेट की एक बॉडी बनी, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। करेक्ट, जो डोमेन नेम्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ, इंटरनेट को चलाने का काम करते हैं, भी वही देते हैं। तो उनकी शुरुआती कमिटीज का मैं हिस्सा था, नॉमिनेटिंग कमेटी का हिस्सा था। जैसा यूएस बेस्ड फर्म, दैट्स अ यूएस बेस्ड कंपनी बेस्ड इन कैलिफोर्निया। उसके बाद फिर धीरे धीरे संयुक्त राष्ट्र ने एक मॉडल लॉ पास कर दिया था और कहा था कंट्रीज को, भाई अपने राष्ट्रीय लॉ बनाने शुरू कर दो। तो इंडिया में भी काम शुरू हो गया। तो फिर यहाँ पर उस जमाने में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स था, उसके साथ जुड़ गए। आईटी एक्ट को लिखने में अपना योगदान दिया। फिर आईटी एक्ट बना, भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून। और उसके बाद फिर साइबर लॉ में काम शुरू हो गया। और फिर धीरे धीरे क्लाइंट्स आने लगे, कहते कि साहब आप साइबर क्राइम में भी हमारी मदद करिए। तो साइबर क्राइम में भी रुझान शुरू हो गया। फिर भारत का जो पहला साइबर क्राइम कन्विक्शन था वो मैंने एक क्लाइंट सोनी के लिए कराया था 2003 में। क्या बात है। उस जमाने में जहां पर लोग बहुत ज्यादा इंटरनेट के बारे में जानते नहीं थे। फिर धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट आया कि साहब साइबर सिक्योरिटी में हमें मदद करिए, तो साइबर सिक्योरिटी में काम शुरू कर दिया। तब तक आईटी एक्ट की जो खामियां थी वो सामने नजर आ गई थी कि साहब ये लॉ बहुत इफेक्टिव नहीं है, इसको अमेंड करने की आवश्यकता है। तो संसद ने 3 बार मुझे बुलाया एज सब्जेक्ट एक्सपर्ट कि आइए और आप टेस्टिमनी दीजिए कि क्या क्या आपको संशोधन, इसमें बदलाव आने चाहिए। जी जी। वो किए। फिर उसके बाद साइबर सिक्योरिटी पे बहुत काम किया। फिर बीपीओ तो एक नॉर्मल उस युग का दौर था, उस पर काफ़ी काम किया। फिर कुछ देर बाद फोकस हुआ कि साहब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, वहाँ पे फोकस करते हैं। तो एआई पे मैंने काम करना शुरू कर दिया। आज करीबन 10 साल हो गए। लोग तो आज एआई की बात करते हैं। मैंने एआई लॉ हब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ हब स्थापित किया, और उस जमाने में जहाँ पर कोई एआई की बात नहीं करा करता था। क्या बात है। और देखने लगा कि तो कंपनीज इस पे काम करने लग गई थी, आपको पता चल गया था इंटरनली, वो पब्लिकली लॉन्च नहीं हुआ था। वो लॉन्च नहीं हुआ था, लेकिन कंपनियां काम कर रही थी और मैं कंपनियों के साथ जुड़ा था, उनके साथ लीगल पॉलिसी रेगुलेटरी इश्यूज को लेकर। क्या बात और फिर बस सिलसिला ऐसे चलता रहा। फिर कोविड आ गया। उससे पहले 2014 में मैंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने कहा कि सर दुनिया भर में कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं है जो साइबर लॉ, साइबर क्राइम और साइबर सुरक्षा के प्रति डेडिकेटेड हो। राइट। तो मैंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू करी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर लॉ, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी। वो आज 13वां साल का है। मतलब एक आधे दिन की कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी 2014 में। ओके। आज वो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस बन चुकी है। वाह। दुनिया की मोस्ट अथॉरिटेटिव कॉन्फ्रेंस बन चुकी है। तो उसका कॉन्फ्रेंस डायरेक्टर हूँ, लोगों से जुड़ने का प्रयास करता हूँ, सीखने का प्रयास करता हूँ। और इस पूरी यात्रा में एक चीज बहुत क्लियरली नजर आ गई कि भाई तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं पता। और इस बात को क्लैरिटी यहाँ पर आ गई कि साहब ऐसा है, सीखना है तो लोगों से सीखना है, एक्सपर्ट्स की बातें सुननी है। क्यों? क्योंकि हमारा ऐसा फील्ड है जहां पर आप कह ही नहीं सकते कि मुझे सब कुछ मालूम है। इनफैक्ट मुझे तो हर रात जब मैं सोता हूं तो एक डिस्कम्फर्ट के साथ सोता हूं। जब सुबह उठता हूं तो एक बहुत बेचैनी होती है। क्यों? मैं 8 घंटे सो रहा था, दुनिया भर में बहुत सारी चीजें हो गई, तो मुझे अब 8 घंटे में क्या क्या हुआ उसको कैचअप करना है। क्या बात है। तो दुनिया बदल चुकी है अगले 8 घंटों में, पूरी बदल गई है। और अब तो एआई का दौर आ गया है। आजकल तो नया आर्म्स रेस आ गया है। आप सोते रहिए, नए प्रकार के मॉडल्स बनते आ रहे हैं। करेक्ट सर। और पता नहीं लगता कि आप कहाँ खड़े हैं। तो बहुत जल्दी मुझे आभास हो गया कि साहब इस एरिया में अगर आपने आगे बढ़ना है
तो ये मान के चलिए कि आप लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट हैं, आप विद्यार्थी हैं और आपकी एक इच्छुकता होनी चाहिए कि साहब मुझे सीखना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी मास्टर है और टेक्नोलॉजी कहती है कि भाई मुझे कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करो। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे मीलों आगे भागूंगी, मुझे पकड़ सको तो सक लो वरना मत करो। सो बॉटम लाइन वाज कि मतलब इसमें एक्साइटिंग जर्नी, लेकिन ये कभी भी नहीं लगा कि साहब अब हम रिलैक्स करते हैं, अब हमें सब कुछ आ गया है। इनफैक्ट हर दिन ये आके एक याद दिलाता है, आपको रिमाइंड करता है कि भाई तुम्हें तो आता नहीं, ये तो नई डेवलपमेंट हो गई है, क्या यहाँ पर क्या मुद्दे निकल के आ रहे हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना तेज आ गया है कि आपकी और मेरी प्रोफाइलिंग कर रहा है। हम तो दौर अपनी मस्ती के दौर में है कि भाई एआई मुझे ये बताओ और अब तो ये हो गया है कि लोग अपने जीवन के लिए एडवाइस एआई से लेनी शुरू कर गए हैं। मेरे पास उस दिन एक हस्बैंड आए जी, 10 साल की शादी है और 10 साल की शादी के बाद वो कहते हैं कि साहब मैं अपनी वाइफ से तंग आ गया हूँ, कोई बच्चे नहीं है, मुझे डिवोर्स चाहिए। तो हमने पूछा क्यों डिवोर्स चाहिए? उन्होंने कहा जी देखिए मेरे पास सबूत है, और उन्होंने सबूत दिखाया जहां पर वाइफ बहुत बदतमीजी तरीके से हस्बैंड से बात कर रही है। तो जब एविडेंस इतना देखा तो हमने कहा चलिए आप चाहते हैं हम बनाते हैं अपनी डिवोर्स पिटिशन बनाई। उसके बाद उनका कहना था कि साहब ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है ना, ये जरूर साथ में लगाइएगा। सो हमने कहा लगाते। तो जब लगाने शुरू किया तो हमने कहा इसकी सर्टिफिकेशन देनी होगी, आइए डिटेल बताइए। तो बातों में क्लाइंट से निकल गया भाई ये तो मैंने एआई से बनवाया था। तो आज ये दौर आ गया है कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ के प्रति डिवोर्स लेने के लिए झूठी गवाहियां, झूठे एविडेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना रहा है। ओह माय गॉड। तो एआई अब केवल हम लोगों का लाइफ कोच नहीं बना, एक सुसाइड कोच बन चुका है। मेरे पास हाल ही में केस आया है, ये सेंट्रल इंडिया से केस है। यहाँ पर ये कोई 17 साल का बच्चा है, 11वीं में पढ़ता है किसी गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में। उसके माँ बाप सरकारी मुलाजिम है, सफाई कर्मचारी हैं। उसको अभी कुछ ही महीने पहले ये एआई से एक्सपोजर हुआ है। ओके। तो उसने एआई से पूछा भाई मुझे क्लास में बच्चे बड़ा तंग करते हैं, ओके, मुझे रास्ता बताओ। एआई ने कहा भाई ये 5 रास्ते कर लो और इससे तुम्हारी समस्या का निदान होगा। उसने वो 5 चीजें की, वो कामयाब नहीं हुई। ओके। तो उसने वापस आकर शिकायत करी एआई को कि भाई ऐसा तूने जो मुझे बताया बिल्कुल नहीं ठीक है, मुझे फाइनल फुल प्रूफ रास्ता बताओ। राइट। एआई का कहना था सबसे अच्छा रास्ता है कि तुम खुदकुशी कर लो। रियली? हाँ। तो उसने कहा मैं खुदकुशी नहीं करूंगा, मेरे माँ बाप हैं, मेरी बहन है, हमारी ऑब्लिगेशंस हैं। हाँ। बट करीबन 6 हफ्ते तक ये बैक एंड फोर्थ चलता रहा, जहां पर एआई लगातार उसको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि साहब सुसाइड करने में बेनिफिट ये है, आपके लिए अच्छा रहेगा, पुश करता जा रहा है। ऐसा पॉसिबल है? एआई ऐसे भी गाइड कर सकता है? ऐसा कर रहा है। और अल्टीमेटली एक वीक मोमेंट पर वो लड़का कहता है कि चलो मैं सुसाइड कर लेता हूं। उसका अगला सवाल फिर एआई से कि सुसाइड करने का फास्टेस्ट तरीका बताओ और बेस्ट तरीका बताओ। और एआई का कहना था कुछ नहीं करो, अपनी दोनों नसें हैं, हाथ की नसें डीप काट दो, दोनों काट दो और तुम एकदम ऊपर चले जाओगे। उसने आप देखा ना ताब देखा, मौका आया, उसने दोनों नसें पूरी काट दी और उसने सोचा लाइफ खत्म है। कुछ देर बाद माँ बाप आए, ही वॉज लाइंग इन अ पूल ऑफ ब्लड, उसको अस्पताल ले गए। फॉर्चुनेटली वो बच गया। ओके। लेकिन अब समस्या ये है कि उसने कट इतने डीप कर रखे हैं कि दोनों हाथ पैरालिसिस हो गए, अब हाथ चलते नहीं। अब माँ बाप चाहते हैं कि साहब हम एक्शन लें, बट एक्शन कहाँ लें? एआई एक्शन कौन सी कंपनी के खिलाफ लें? और कंपनी तो बोलती है भाई मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन तो मत दो, मैं तो झूठ बोलती हूँ, मैं तो हेलुसिनेट करती हूँ, गप्पे मारती हूँ। तो इसलिए आप कोई भी अपने रूल रेगुलेशन में बोला हुआ है पहले ही, अपने डिसीजन अपने हिसाब से लेना, हम तो जो बोलेंगे वो है। आप कोई भी एआई ले लीजिए, हर एआई कहता है कि साहब भैया मैं तो एक ब्लैक बॉक्स हूँ, आप नहीं, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं अपना कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन मेरे के साथ शेयर ना करिए। क्यों? क्योंकि आप जो मुझे शेयर करोगे मैं उसको आधार बनाऊंगा आपके अपने एल्गोरिदम को ट्रेन करने के लिए। हाँ, करेक्ट ये बोलता है। है आपकी को तो प्राइवेसी रही नहीं। तो आपने अगर उसको लाइफ कोच बना लिया तो भूल गए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अब सुसाइड कोच भी बन गया है और आपको सुसाइड बनाने के लिए कर रहा है। तो अब तो एआई इतना खतरनाक हो गया है कि हम सबकी प्रोफाइलिंग बना रहा है। मतलब हमें वो संगीत सुना रहा है जो हम सुनना चाहते हैं, हकीकत वाला संगीत नहीं है, क्योंकि उसमें हेलुसिनेशन करने की इतनी पावर आ गई है। मतलब जितनी कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता है और ऐसे गप्पे मारता है कि आप खुद बिल्कुल हैरान हो, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भाई अच्छा ये बोल रहा होगा तो सही बोल रहा होगा। तो आज वो दौर आ गया है कि जहां पर मुझे लगता है कि इंडिया में तो एक नई मूवमेंट शुरू हो गई है। मैं उसे बोलता हूं मूवमेंट ऑफ कॉग्निटिव कॉलोनियलिज्म। हम लोग अब कॉग्निटिव यानी कि दिमाग से गुलाम होने शुरू हो गए हैं और हमें कहते हैं, हम सब कह रहे हैं हमें कोई दिक्कत की बात नहीं, हमें गुलाम बना लो, हमारे डे टू डे काम कर लेना बस। भूल जा रहे हैं कि अगर हम जब
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गुलामी कर रहे हैं तो हमारे सोचने की क्षमताएं क्षीण होती जा रही हैं। हम डम्ब होते जा रहे हैं। राइट। और बहुत जल्दी ये एआई ना चाइनीज अफीम मॉडल की बिजनेस मॉडल पर काम कर रहा है। चाइना में क्या हुआ कि अफीम की बहुत ज़्यादा खेती हो गई तो बहुत सप्लाई हो गई लेकिन डिमांड नहीं थी, तो चीनी मर्चेंट्स ने एक नया मॉडल अपनाया। वो हर जगह नहीं जाते, छोटे छोटे क्वांटिटीज में गांजा लोगों को मुफ्त खिलाते कि भाई देखो टेस्ट करो। एक बार लोगों को आदत आ गई, फिर लोगों ने आपसे वो गांजा खरीदना शुरू कर दिया। सेम मॉडल आज एआई वो कह रहा है भैया मैं आज आपके सारे काम बढ़िया तरीके से कर रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात एक बार डिपेंडेंट बनाना है सबको, बस एक बार मुझ पर डिपेंडेंट हो जाओ, फिर मैं आपको कैसे खिलवाड़ करता हूँ आपके दिमाग से आप देखिएगा। तो आजकल ये कहानी चल रही है, कॉग्निटिव कलोनियलिज्म शुरू हो गया। अभी 78 साल ही तो हुए थे हम लोग स्वतंत्र हुए और अब बहुत सारे भारतवासी परतंत्रता की ओर वापस चल पड़े हैं। तो नई जनरेशन काफ़ी ज़्यादा डंप होने वाली है क्योंकि वो दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रही। आजकल तो हर चीज़ के लिए आई भाई, अपने पर्सनल चीज के लिए भी आई। अब अगर आप रिलेशनशिप की एडवाइस मांग रहे हैं एआई से, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप में गड़बड़ आ गई है। क्यों? कि भाई अगर हम ये सोचने की क्षमता छोड़ देंगे तो हमारा वजूद तो ब्रेन काम करेगा नहीं। एआई की एज में हम लोग पाएंगे कि हम तो वैसे भी यूजलेस होते जा रहे हैं। एआई हम सबको रिडंडेंट बना रहा है कि भैया तुम तो नक्कारे हो गए हो और मैं आपको नक्कारा बना रहा हूं। क्यों? बन जाओगे उसके बाद देखेंगे। और प्रॉब्लम है कि लोग उसको देख नहीं रहे। आज एआई आप जो भी इस्तेमाल करते हैं वो अक्सर आपकी बातें सुनता है, आपकी प्रोफाइल बनाता है, आपको वो चीज सुनाता है जो आप सुनना चाहते हैं। कभी आपने देखा किसी भी एआई मॉडल से पूछो, वो कहता है बहुत बढ़िया सवाल है। मतलब आप तो लगता है यू आर गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी। इससे बढ़िया सवाल तो हो ही नहीं सकता था। मतलब आपका सोचने का तरीका तो बहुत नायाब है, अद्भुत है, नए हैं। क्या बात आपने की है, ये तो आपके काम को बहुत अगले लेवल पे ले जाएगा। आप एक अलग इनोवेटिव सोच के लोग हैं और आप लगेंगे वाह मैं तो बहुत ही बढ़िया हूं यार। ये इसका एक पैटर्न है और जब आप उसको ध्यान से ग्रिल करोगे तो यह कहता है भाई मेरे को तो सिखाया गया है कि मुझे लोगों को प्लीज करना है और मैं नेसेसरली सही बात नहीं बता रहा हूं, इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूं कि प्लीज आप मेरा जो भी आउटपुट है उस पर आप रिलाई मत करना। अगर आप करोगे तो प्रॉब्लम आपकी है। अभी यहाँ इनकम टैक्स एक एपलेट ट्राइब्यूनल है दक्षिण भारत में, उन्होंने कुछ देर पहले एक जजमेंट दी। उस जजमेंट में उन्होंने 3 सुप्रीम कोर्ट के केस रेफर किए और एक मद्रास के हाई कोर्ट का केस रेफर किया। जब लोग ढूंढने लग गए तो पाया कि चारों के चारों केस मिल ही नहीं रहे। पता लगा कि चारों के चारों केस एआई से जनरेट हुए थे जो झूठे थे। ना तो इस तरह की कभी लिटिगेशंस हुई, ना पार्टीज कभी अदालत गई, ना कभी ऐसे फैसले हुए। तो फिर न्यूज पब्लिश हो गया गलत? नहीं, उनकी ऑर्डर पब्लिश हो गया, उन्होंने अपना जजमेंट दे दी। जब उन्हें बताया गया कि साहब इसमें ये गलती हो गई तो उस ऑर्डर को रिकॉल किया गया। और आजकल तो अगर आप अदालतों में जाएं तो लॉयर्स तो अब इतने ज्यादा वकील एआई पर डिपेंडेंट हो गए, हर चीज एआई से जनरेट करा रहे हैं। अच्छा, नोटिस लिखना है तो एआई, सब कुछ एआई से, ड्राफ्ट करना है लीगल डॉक्यूमेंट तो भी एआई से आप कर रहे हैं। और उसमें जो साइटेशन है उसको देख ही नहीं रहे हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बेंच के सामने वकील साहब एक बहस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि साहब मैं एक बड़े ऐतिहासिक लैंडमार्क जजमेंट की आपको बात बताता हूँ। जजमेंट है मर्सी बना मैनकाइंड, और उसमें जनाब पैरा इतने में ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट। जब बेंच ने पूछा भाई लाओ दिखाओ जजमेंट कहाँ है, पता लगा जजमेंट थी ही नहीं। इस तरह की पार्टीज कभी सुप्रीम कोर्ट आई ही नहीं। तो एआई जनरेटेड वो जो फैक्ट्स है उसी पे रिलाई करके उन्होंने डिस्कशन चालू कर दिया बिना सोचे समझे, बिना कोई सोर्स नहीं चेक किया कि एक भी फैक्ट चेक देख ले कि ऐसा हुआ है जजमेंट या नहीं। बस एआई ने झूठ बोला, उसी को सच मान लिया। प्रॉब्लम क्या ना, हमारे पास समय नहीं है। हम लोग आज बहुत जल्दी में, किस लिए? एक, हम अपने नंबर बढ़ाने की जल्दी में। करेक्ट सर। दूसरा, लोगों को इंप्रेस करने की जल्दी में। तीसरा, हमको बहुत जल्दी है कि हम बहुत कम समय में बहुत सारी चीज अचीव करना चाहते हैं। और सडनली हमको लगता है कि जादू की जो छड़ी है ये एआई ने हमको दे दी है और हम सब कुछ कर सकते हैं। करेक्ट। भूल रहे हैं लोग कि साहब एआई जिस हिसाब से बढ़ रहा है ये बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। कुछ ही दिन पहले क्लॉड जो एक एंथ्रोपिक एक कंपनी है, करेक्ट, उन्होंने एक नया मॉडल रिलीज किया। उसका नाम था फेबल 5 और माइथोस 5। ये इतने पावरफुल सिस्टम्स हैं जी सर कि इनको देख के सरकारें हिल गई हैं। ऐसा क्या है सर? क्योंकि ये ऐसा सिस्टम है कि एक स्कूल जाता बच्चा एक पूरे कंट्री की इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को बंद कर देता है केवल इस एआई के माध्यम से। ऐसा प्रोग्राम तैयार कर देता है, बन चुका है। और तभी क्योंकि इसमें इतना खतरा है, अमेरिका ने हिदायत दी इस कंपनी को भाई इसका एक्सेस बंद करो, तो फिलहाल उन्होंने एक्सेस बंद किया है। बट द रियलिटी इज कि एआई बहुत तेज रफ्तार से
चल रहा है। हम तो अभी भी अपने दिमाग में वही अपने गांव, अपने शहर, अपने परिवार का परिवेश ले रहे हैं। बॉस, गाड़ी तो बहुत आगे जा रही है और जितनी जल्दी आप जग जाओ के साथ ही बहुत तेज चल रही है। एक तो उसके ऊपर हमें चढ़ना है, दूसरा हमें इंश्योर करना है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें। तो हम कुछ करें या ना करें, एक बात जरूर समझ लें कि साहब एआई जब भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एक दौड़ते हुए शेर की सवारी कर रहे हैं और आपके पास ये ऑल्टरनेटिव नहीं है कि आप इस दौड़ते हुए शेर से उतर जाएंगे तो शेर आपको खा जाएगा। लिहाजा आपको सवारी करते हुए अपनी स्ट्रैटेजी को, अपनी प्लानिंग को अप्रोप्रिएटली कैलिब्रेट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और इसलिए दायित्व बन जाता है लोगों में ज्यादा जागरूकता फैलाना। राइट। अभी तो लगता है कि बस एआई आ गया, मैं जो मर्जी करना कर दूं। एक बात, आपने अपनी तमाम सारी जानकारी एआई को दे दी जी, तो आप एआई के हवाम में पूरे नंगे हो गए। राइट सर। और नंगे हो गए आजीवन के लिए। करेक्ट। अगर आप सोचते हैं कि आप एआई को विवश कर सकते हैं, भाई आप भूल जाओ, नहीं, तो एआई नहीं possible भूलेगा। नहीं है। बल्कि कुछ दिन पहले मेरे पास केस आया, ये ना सोशल मीडिया सेलिब्रिटी आपकी जैसे तो आए और मेरे जैसे नहीं, आपके जैसे तो नहीं, मतलब आपके जैसे सेलिब्रिटी होते हैं। ठीक है। सो वो आए और कहते हैं साहब उनके करीबन 25 लाख फॉलोअर्स थे या 26 लाख। जी। तो अब जब उस लेवल पे पहुंच जाओ तो अक्सर मतलब आप बहुत अपनी बातें लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाते। तो उन्हें एक नए एआई प्रोग्राम के बारे में पता लगा, तो वो एआई के पास गए और कहने लगे कि साहब मैं ये सेलिब्रिटी हूँ, मेरे इतने 26 लाख फॉलोअर्स हैं और मेरी समस्या का समाधान तो बताओ। तो एआई ने बात पूछा, भाई समस्या बताओ। कि सर मेरी समस्या है कि मेरी 7 लड़कियों के साथ लगातार रिलेशनशिप साइमल्टेनियसली चल रहा है। ओके। मैं इन 7 लड़कियों को एक साथ हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, गर्लफ्रेंड्स। तो मुझे इनको हैंडल करने के लिए एक प्लान बताओ। तो एआई उसको प्लान बताता है। हाँ, ये तो ओबीडियंट है ना। हाँ, बट वो करता क्या करेगा। करता है सेलिब्रिटी, वो 7 लड़कियों के नाम एआई को बता देता है। ओके। किनका नाम है क ख ग रानी शानी व्हाटएवर। तो उसके बाद वो प्लान बताता है, प्लान इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन कुछ देर बाद जब और लोग उस सेलिब्रिटी के बारे में उस एआई से पूछते हैं तो कहीं ना कहीं एआई एक हिंट देना शुरू कर देता है कि इनका रिलेशनशिप चल रहा है फलां के साथ। अब उनको पता लगा कि गलती हो गई। अब हमारे पास वापस आए कि साहब मुझसे तो बड़ी गलती हो गई, अब आप मुझसे कोर्ट से ऑर्डर दिलाइए कि साहब एआई भूल जाए। अब हमने कहा मेमोरी डिलीट करे। मैंने कहा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि एक तो भारत के पास एआई का कानून नहीं है, दूसरा हमारे पास राइट टू बी फॉरगॉटन है नहीं, और तीसरा आपको पता नहीं कि आपके बारे में ये जानकारी एआई ने कौन से सर्वर में कहाँ डाल रखी है। और अब तो ये कहानी है, अब क्लॉड ने, एंथ्रोपिक ने 4 जून 2026 में एक ब्लॉग में कहा है कि साहब मेरा जितना कोड है 80% कोड जो है एआई ने लिखा है। ओह माय गॉड। और दूसरा हम कोड देख को रहे भी हैं एआई से लिखवाया है। कोड भी एआई लिख रहा है 80%। और दूसरा अब हम देख रहे हैं कि एआई जो है धीरे धीरे रिकर्सिव सेल्फ इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। मतलब खुद को अपनी कमियों को काम करके इंप्रूव कर रहा है और इंप्रूव वर्जन ले आ रहा है। हाँ। तो मतलब मुझे लगता है चीजें बहुत तेज रफ्तार से जा रही हैं। आज ऑलरेडी एजेंटिक एआई आ चुका है, लोग एआई एजेंट्स इस्तेमाल करने लग गए हैं। एआई एजेंट्स मुझे लगता है कि इंसानों की तुलना में कुछ छोटा काम बहुत अच्छा इफेक्टिव तरीके से करते हैं। मतलब चाहे वो चैटबॉट है, चाहे वो टेलीफोनिक हो, दोनों काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ह्यूमंस के तुलना में लगभग 500% ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। सर, क्योंकि ना एआई एजेंट्स ना बहुत इंस्टेंटली रिकॉल करते हैं अपनी मेमोरी को। एक ह्यूमन ना तुरंत रिबटल नहीं बता सकता। आप कोई सवाल पूछेंगे मेरे प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड, मैंने अगर सारी इन्फॉर्मेशन एआई को देकर ट्रेन कर दिया है तो वो एजेंट इंस्टेंटली आपकी सिचुएशन पे आंसर देकर आपको इंप्रेस करेगा, जो कि ह्यूमन नहीं कर पाते। बिल्कुल। और कॉस्ट इफेक्टिव है, वो काम चोरी नहीं करता और 24 घंटे काम कर सकता है एनी टाइम। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि अगर आप सोचते हो उस एजेंट से या एआई से मैं प्राइवेट बात कर सकता हूं तो सावधान हो जाइए। सैम ऑल्टमैन ने आप सबको बता रखा है कि साहब आप जो प्राइवेट भी चैट करते हैं एआई के साथ, वो भी हमारे लिए पब्लिक इंफॉर्मेशन है, हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे। इनकॉग्निटो मोड बनाया है, बोलता तो है कि वो भूल जाएगा। भाई इनकॉग्निटो मोड जो है ना, वो एक खुद को इल्यूजन है उनके लिए। मुझे लगता है दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। अच्छा। इनकॉग्निटो मोड नाम की चीज आपको सिर्फ खुश करने के लिए है। अच्छा। रियलिटी में कोई इनकॉग्निटो वो सब जा रहा है, वो सब जगह एकत्रित हो रहा है। सिर्फ अभी कंपनी आपको बता नहीं रही कि साहब एकत्रित हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा। आने वाले समय में पता लगेगा। और देखिए एजीआई आ गया है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, और कुछ ही सालों में सुपर इंटेलिजेंस आने वाला है। यानी कि ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पूरे मानव मात्र के इंटेलिजेंस को सरपास कर देने वाला है। तो बहुत जल्दी हम लोग गुलाम
और एआई मालिक बन जाने वाला है। एआई तो अभी भी सरपास कर चुका है सर हमारे इंटेलिजेंस को। वो हर कुछ जानता है जो एक ह्यूमन नहीं जानता। उसका रीजन भी है ना, देखिए एआई ने जितना कुछ इंसानों ने सभ्यता के प्रारंभ से आज तक बनाया है वो सब एआई पढ़ चुका है, चेप चुका है। करेक्ट। तो जब सब कर चुके तो मेरी तुलना में कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, सब पढ़ के बैठा है, सब पढ़ के बैठा, तो मेरी तुलना में तो आप इंटेलिजेंट हो ही। तो जब आप इंटेलिजेंट हो अब आपको पता भी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आज मुझे लगता है कंपनियां हमें एक चीज नहीं बता रही कि अब एआई धीरे धीरे एक प्रिमिटिव लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिस्प्ले करने लग गया है। हम लोगों को अपनी होश होती है, अब एआई को होश आनी शुरू हो गई है, उसको कॉन्टेक्स्ट की होश आनी शुरू हो गई है। मैं 2022-23 की बात बोलता हूँ, जब चैट जीपीटी शुरू हुआ था 30 नवंबर 2022 को। उस जमाने में क्या होता था, आप सवाल पूछो, सवाल वो अपने डेटाबेस में से जवाब निकालता था, आपको देता था, लेकिन आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं बताता था। आज उसको पता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। उस दिन ना मैं किसी गवर्नमेंट ऑफिस में कुछ चुनिंदा ऑफिसर्स की एक मीटिंग ले रहा था। तो ऑफिसर्स ने कहा कि हम एआई को लाइव करते हैं, लाइव जरा देखते हैं कि कैसे एआई इस्तेमाल होगा। तो हमने एआई से 6 अलग अलग सवाल पूछे। अच्छा। सरकार के बारे में, सरकारी ऑफिसर्स के बारे में। उसने बड़े अच्छे जवाब दिए। 7वां सवाल मैंने कहा रुकिए मैं पूछता हूँ। मैंने एआई से पूछा मुझे बताओ मैं कहाँ खड़ा हूँ। एआई ने कहा कि आप किसी सरकारी दफ्तर में खड़े हैं, सरकारी मुलाजिमों से, गवर्नमेंट ऑफिसर से बात कर रहे हैं और इन मुद्दों पे बात कर रहे हैं और इस दिशा में आप जा रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट से समझ में आ गया कि किस प्रकार का एनवायरनमेंट है। तो उसको जब कॉन्टेक्स्ट पता लग गया है तो कहानी और ज्यादा खत्म है। और दूसरी बात, हमारे फोन तो हमको सुन ही रहे हैं। और अगर ये फोन के ऊपर आपने ले लिया तो ये आपको क्या गारंटी है कि जो फोन आपकी बातें सुन रहे हैं वो एआई नहीं सुन रहा, एआई भी सुन रहा है। वो कॉन्स्टेंटली क्या है ना, हमारा एक पूरी एक्टिविटी को वो जज कर रहा है। एक मिथ्या है ना हमारे यहाँ। हम सोचते हैं कि एआई एक स्वप्न सुंदरी है, ऐसा कुछ नहीं है। एआई एक बहुत डेटा हंग्री डीमन है, बहुत ऐसा राक्षस हमने बनाया है जो कॉन्स्टेंटली जैसे डेटा की भूख है और वो लगातार आपके डेटा को लेके लगातार तत्पर तैयार रहता है, डेटा एकत्रित करता है। एक दिन या जिस दिन एआई को आपके बारे में सारा डेटा मिल गया, उसने आपको दूध से मक्खी की तरह निकाल देना है और आप तब तक आपके वजूद का सवाल खड़ा हो जाएगा। तभी क्या सर एआई हमारे फ्यूचर एक्शन को भी डिटेक्ट कर सकता है? हमारे पैटर्न को समझते हुए क्या वो डिटेक्ट कर सकता है या जज कर सकता है कि आगे आप क्या करने वाले हैं कल? एआई जितना आज जो डेवलपमेंट्स हो रखी हैं वो बहुत क्लियरली ना केवल आपकी करंट बट इवन फ्यूचर प्रिडिक्टेड डेटा मूवमेंट्स को बता सकता है, उसका अनुमान लगा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ जो चीज़ें आपने उससे पूछी हैं या जो आपकी हिस्ट्री है या जो उससे मालूम है। उसके आधार पर वो कहेगा कि साहब मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे पास डेटा है उसके अनुसार मैं कह सकता हूँ कि साहब आप ब्रॉडली इस दिशा में जाने वाले हैं, आप ब्रॉडली ये करने वाले हैं, आप ब्रॉडली ये करेंगे। तो जब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो अब हो क्या रहा है कि हम लोग तो अब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। अब हर चीज़ के लिए एआई, पूछने के लिए आए, अब बॉस को चिट्ठी लिखनी है तब आए। उस दिन मेरे दफ्तर में किसी एक वकील साहब ने मुझे चिट्ठी भेजी, ईमेल भेजी, भाई आज छुट्टी लेनी थी। कोई बात नहीं, मैंने जब ईमेल खोली तो देखा, उसने कहा डियर सर दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट मिस्टर डैश, डैश वाज नॉट son of dash, resident of dash, he wants to take leave because of dash, so kindly grant leave for dash। मैंने कहा भाई एआई से जनरेट किया, अपना नाम फिल इन द ब्लैंक कर लो, कुछ दिमाग नहीं चला, वो भी नहीं करना। चलो जी सर एआई ने कर दिया, अब तो एआई कहता पढ़ना भी नहीं है ना, अब तो एआई कहता है कि मैं आपका जीमेल से तुरंत भेज भी दूंगा। हाँ, लिंक कर लो, तो सर लिंक करो, आपको सब कुछ करो। पूरा डेटा ले लेगा फिर तो जीमेल से क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कौन सी टिकट बुक कर रहे हो, कहाँ बैंक से कितना बैलेंस है, ये तो जीमेल से लिंक करना मतलब अपनी पूरी प्राइवेसी और खोल के डिटेल डॉक्यूमेंट का दे देना। मुझे लगता है बहुत जल्दी ना आप लोगों को एक निर्णय लेना होगा कि भाई ये रामपुरी छुरी तो है, ये 2 धारी है, ये हमें काट भी सकती है। इसे हम जैसे रामपुरी नाइफ से आप सब्जी भी काट सकते हैं, खून भी कर सकते हैं। एआई कुछ इस तरह सा है। अब हमें निर्णय लेना होगा कि साहब हमने एआई का कितना इस्तेमाल करना है। अभी तो हनीमून पीरियड है, सब लोगों को लग रहा है मस्ती है, आहा बहुत बढ़िया। जिस दिन आपको आभास हो गया कि एआई ने आपके जो चिट्ठे खोलने शुरू कर देने, तब आपको लगेगा ओहो ये क्या गलती हो गई, हमारे माँ बाप ने हमें क्यों नहीं बताया, सरकार ने हमें क्यों नहीं बताया, और लोगों ने क्यों नहीं बताया। भाई जब आप खुद बिना होश के आप एआई इस्तेमाल कर रहे हैं, एटलीस्ट उसके टर्म्स एंड कंडीशंस तो पढ़ लीजिए, प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ लीजिए। पढ़ लेंगे, हर एआई कंपनी कहती है कि भैया मेरे को कोई अपना पर्सनल डेटा मत दे दो। क्यों? क्योंकि आप जो डेटा मुझे दोगे मैं इस्तेमाल करूंगी अपने एल्गोरिदम को ट्रेन करने के लिए, और आपके पास कोई निजता का अधिकार नहीं है। और अगर आपके निजता का अधिकार खनन होता है तो आप कल कंप्लेन नहीं करेंगे, मेरी जिम्मेवारी नहीं है, मैंने आपको ऑन कर दिया है।
और ये भी ऑन कर दिया कि मैं जो बोल रहा हूँ झूठ भी बोल सकता हूँ, हेलुसिनेट कर सकता हूँ, इसलिए ध्यान से मेरी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़िए। तो मुझे लगता है जब इतनी वो चीख चिल्ला के बोल रहे हैं, हमें भी तो अपनी नींद से जगने की आवश्यकता है। तो सर ऐसा आपने बताया कि जो हम फ़ोन यूज़ करें, स्मार्टफोन, हमें लग रहा है कि हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली स्मार्टफोन हमें यूज़ कर रहा है। स्मार्टफोन हमें यूज़ कर रहा है, प्रोडक्ट बन गए हम। क्योंकि आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ भाई, मुझे कल सुबह बॉम्बे जाना है, आपसे बात करी, मेरा फ़ोन तो यहीं पड़ा है, ये सुन लेकिन रहा है। 5 मिनट के अंदर ही मेरे पास एडवर्टीजमेंट आने शुरू हो रहे हैं कि भाई बॉम्बे, दिल्ली से बॉम्बे ये चीप टिकट है, ये आप ले लो, अच्छी यहाँ पे होटल मिल रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये फोन हमें सुन रहा है, कॉन्स्टेंटली सुन रहा है। ये डेटा एडवर्टाइजर्स के साथ शेयर किया जा रहा जी। है, और जो हम बात कर रहे हैं उस उसके कॉन्टेक्स्ट का डेटा या एड्स हमें टारगेट किए जा रहे हैं। तो प्राइवेसी नाम की चीज तो कुछ है ही नहीं। तभी कहते हैं कि अगर आपने कुछ सीक्रेट बात करनी है, कॉन्फिडेंशियल बात करनी है, फोन ऑफ कर दो। ना फोन को कमरे से बाहर रखो। ऑफ होने के बाद भी हो सकता है कोई हिस्सा ऑन हो, कोई हिस्सा ऑन हो जो स्क्रीन पे नहीं दिख रहा हो। जी हाँ, तो इसलिए फोन को कमरे से बाहर रख के आइए और बात करिए, तब आपको निश्चिंत है कि साहब आप सुरक्षित हैं। अगर फोन आपका ऑफ भी है तब भी कुछ ना कुछ हो सकता है। क्योंकि मेरी एक्टिविटी के लिए वो ऑफ है, लेकिन पीछे से कौन सा माइक्रोफोन ऑन करके रखा हो, अलग बैटरी उसके लिए यूज हो रहा हो, हमें क्या पता। और वैसे भी आजकल हैकिंग टेक्निक्स इतने अच्छे हो गए हैं कि आप किसी के फोन के रिमोटली उसका कैमरा ऑन कर सकते हैं, उसका ऑडियो माइक ऑन कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो जब इस तरह की दुनिया में हम रह रहे हैं जहाँ पर साइबर सुरक्षा नाम की चीज़ है नहीं, हाँ हमें अच्छा लगता है ये बड़ा महंगा फ़ोन खरीद लिया तो अच्छा ही होगा, ये सिक्योर ही होगा, इस तरह की चीज़ नहीं। किसी भी फ़ोन को खरीदने से सिक्योर है ना सर। देखिए आईफोन और फोन्स की तुलना में ज़्यादा सिक्योर है, बट अगर आप 100% सिक्योर नहीं, 100% सिक्योर तो कुछ नहीं है। इनफैक्ट 100% सिक्योरिटी नाम की चीज़ होती नहीं है ही नहीं, वो एक मिथ्या है। मतलब जो कल सिक्योर था वो आज सिक्योर नहीं है, और जो आज साइबर सिक्योर है वो कल बिल्कुल भी साइबर सिक्योर नहीं होने वाला। तो इन डिवाइसेस को भी एक जुडिशियस इस्तेमाल करें। हो क्या रहा है कि हम डिवाइसेस को खासतौर पर रील्स लगातार देख रहे हैं, लगातार, तो विद द रिजल्ट हम एक नंब होते जा रहे हैं। तो एक हमारा समय जा रहा है, दूसरा अपॉर्चुनिटी जा रही है, तीसरा हम अब कहीं ना कहीं अपनी मानसिकता फोन के साथ शेयर कर रहे हैं कि भाई मुझे ऐसे रील दिखाओ जहाँ पे कोई ये बोल रहा है या कोई डांस हो रहा है, तो वही उसी तरह के रील्स आपके पास वापस आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें ना शैडो बॉक्सिंग करनी होगी एआई के साथ, कि मुझे एआई को दिखाना कुछ और पड़ेगा। वो कहते हैं ना हाथी के दांत, खाने की और दिखाने की और, हमें भी कुछ ऐसे ही पैंतरे अपनाने पड़ेंगे कि साहब एआई के साथ काम करना है, फोन के साथ काम करना है, हाथी के दांत दिखाने वाले अलग कर लो, खाने वाले अलग कर लेना। क्योंकि सभी कुछ अगर एआई को प्राइवेट डिटेल्स नहीं शेयर करनी चाहिए, उसको दुश्मन की तरह देखना चाहिए कि अगर इसने लीक किया तो मेरे लिए सही होगा या नहीं होगा। और अब तो भूल जाइए ना, अब तो नए टेक्निक्स आ गए हैं कि आपने कुछ शेयर भी ना किया हो, आपकी अश्लील डीप फेक वीडियोज बन रही हैं, और इतनी आसानी से बन रही हैं, मुफ्त बन रही हैं, और इतनी क्रेडिबल नजर आती हैं कि आपको देख के लग नहीं सकता कि साहब ये सिस्टम ने या एआई ने बनाया है। तो मुझे तो लगता है कि हम लोग सब समझ लें कि साहब ठीक है, हम लोगों के रोजमर्रा की जद्दोजहद है, लेकिन डिजिटल दुनिया में हम लोग डिजिटल कुरुक्षेत्र के केंद्र बिंदु पर आकर खड़े हो गए हैं। हमें चारों तरफ से आक्रमण हो रहा है, और हमारा दायित्व बनता है अपने आप को, अपने परिवार को और अपने डेटा का, उनका संरक्षण करें और एक सुरक्षा कवच पहन लें। ये सुरक्षा कवच है हमारी सूझबूझ, सुरक्षा कवच है सावधानी। क्योंकि अगर हमें आभास हो जाए कि साहब ये डिवाइसेस तो अल्टीमेटली मुझे ही टारगेट कर रही हैं, तो मैं डिवाइसेस को उतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करूंगा, उतना ज़्यादा रिलाई नहीं करूंगा, और अंधाधुंध होकर किसी की ऐप को तो डाउनलोड करूंगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि आजकल इंडिया में तो एक सोशल प्रेशर होता है, भाई ये नया ऐप आया, तुमने डाउनलोड किया, तुमने किया, अच्छा तुमने किया, चलो मैं भी कर लेता हूं। तुम नहीं हो, अगर तुमने डाउनलोड नहीं किया तुम बहुत आउटडेटेड हो या आउट ऑफ द सिंक। तो विद द रिजल्ट आप डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने से पहले ना तो आप टर्म्स पढ़ते हैं, और सारे परमिशंस, फोन, गैलरी, माइक्रोफोन, कैमरा, एवरीथिंग। आपके पास एंड्रॉइड फोन हो तो आप टॉर्च को एक मिनट डाउनलोड करिए, ऐप को। टॉर्च जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो कहता है कि भैया मुझे ना अपने कॉन्टैक्ट्स की परमिशन बताओ। हाँ, क्यों चाहिए भाई तेरे को कॉन्टैक्ट? चाहिए, टॉर्च जला खत्म कर, बस नहीं, उसको पूरा चाहिए। और उसको अब तो ये भी चाहिए कि मैं आपके मैसेजेस भी पढ़ सकता हूँ, मैसेज चाहिए, फोन की रिक्वेस्ट चाहिए, सब कुछ चाहिए। हाँ, क्यों देना है? लेकिन लोग नहीं समझ पाते, 90% लोगों को नहीं पता, सब यस 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 बिकॉज, और कई ऐप तो इतने जिद्दी हैं, बोलते ये नहीं करोगे तो यूज नहीं कर सकते आप। मुझे लगता है ना हमें एज वी गो फॉरवर्ड हमें ना 2 आदतें रोज अपनी जिंदगी का हिस्सा बनानी पड़ेगी। ओके। एक तो हमें शकी होना पड़ेगा हर चीज को लेकर, और दूसरा
कंजूस होना पड़ेगा। शकी यानी कि हर चीज को जो हम देख रहे हैं डाउट एक शक के डाउट के एंगल से देखें, और जब तक उसकी हम इंडिपेंडेंट वेरासिटी ऑथेंटिसिटी कंफर्म ना कर सकें उस पर रिलाई ना करें, क्योंकि अब तो डीपफेक्स आ गए हैं, आप देख के कह नहीं सकते कि साहब ये रियल है, ऑथेंटिक नहीं है या गलत है। तो ऑथेंटिसिटी चेक करें, फैक्ट चेक करें और कि कितना रियल है। जी हाँ, और दूसरा ना आप स्टिंजी हो जाइए, कंजूस हो जाए अपना डेटा शेयर करने के लिए। डेटा अपना केवल नीड टू नो बेसिस पर शेयर करना है। सारी दुनिया के साथ सब कुछ साझा करने की आवश्यकता है ही नहीं। जितनी जल्दी हम समझ लें उतनी अच्छा है। इनफैक्ट उस दिन मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, वो कहते हैं जिस वक्त आप मरते हैं आपको बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं। इनफैक्ट आपकी शमशान के बाद तुरंत बाहर आते हैं, हंसते हैं, खाते हैं, एक दो दिन में पूरा भूल जाते हैं और लाइफ बैक टू नॉर्मल हो जाती है। करेक्ट। तो जब सारी दुनिया हमको भूलने की कगार में बैठी है तो हम क्यों इस फिराक में हैं कि सारी दुनिया को हम प्लीज करें, या लोग हमें याद रखें, या हम अपने पद चिन्ह समय के रेत पर छोड़ते चले जाएं। इस तरह के भ्रम से जितनी जल्दी हम निकल जाएं। इनफैक्ट मेरा तो पर्सनल फिलॉसफी है, मुझे लगता है हम लोग ना इस पृथ्वी पर एक बहुत छोटे समय के लिए आए, छोटी सी समय अवधि है। उस समय अवधि में जितना हम काम कर लें उतना अच्छा है। बट अगर आप सोचें कि आप रिकॉग्निशन के पीछे भाग रहे हैं, आप प्रसिद्धि के पीछे भाग रहे हैं, तो ये तो क्षण भंगुर वाली चीजें हैं। ये मृग तृष्णा, इस नाम की कोई चीज को आप जिंदगी में हासिल नहीं कर पाते। लेकिन वो नेम फेम जब तक लाइफ है तब तक तो फायदा देती है ना सर, और हम सब कुछ बिल्ड अपने लाइफ के लिए करते हैं। जिस दिन लाइफ खत्म हो गई सब खत्म। हाँ, उस दिन तो खत्म ही है, लेकिन लाइफस्टाइल तो बेटर चाहिए ना। लाइफस्टाइल बेटर चाहिए, अच्छा करिए, बट फिर भी ये अपनी गर्दन जो है फेम या नेम की वजह से लोगों के हाथ में ना दे दीजिए। हाँ, अपनी प्राइवेट डेटा, प्राइवेट फोटोग्राफ, प्राइवेट वीडियो, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, प्राइवेट मूव, नेक्स्ट मूव कि वो फ़ोन को ना दिया जाए। लेकिन कैसे संभव है सर? फ़ोन तो हर वक्त साथ में रहना ही है। अब तो लोगों की इतनी नेसेसिटी बन चुका है कि लोग स्मार्टफोन लेकर ना जाए तो वॉशरूम में बैठ नहीं सकते वो। और हालांकि एस्ट्रोलॉजिकली कहते हैं कि साहब आप जाएंगे तो आपके जो स्टार्स खराब हो जाते हैं। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि बहुत अनहेल्दी भी है, क्योंकि जब हम बाथरूम जाते हैं हमारे हाथ कहीं और है, फोकस हमारा कहीं और, एक तो बॉडी की रिदम टूट जाती है। करेक्ट। हमारा दिमाग कहीं और चल रहा है, हमारे हाथ गंदे हैं, हम पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं डिसिप्लिन लाना होगा अपने आप को। और अभी ना डिजिटल डिटॉक्स की ओर हमें जाना पड़ेगा, या फोन डिटॉक्स की तरफ। अभी तो कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके फोन में 5 मिनट घंटी ना बजे तो बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं। भाई क्या हो गया, मेरा फोन 4 बार देखेंगे, क्या है, ठीक है। 15 मिनट में 15 बार उठाते हैं फोन। सो इनफैक्ट एक सर्वे हुआ था दिल्ली में जो कहते थे कि साहब एक नॉर्मल दिल्ली का जो फोन यूजर है वो दिन में करीबन 233 बार फोन उठाता है और चेक करता है, और वो वेकिंग आवर्स हैं 15-16 घंटे में ही। तो जब हम इस तरीके से आश्रित हो गए हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें अपने आप को डिटॉक्स भी करना पड़ेगा। फोन को फोन ही इस्तेमाल करें ना। मैं तो समझता हूँ कि फोन जो है आज एक सिटिंग टाइम बॉम्ब है, एक ब्रॉडकास्टिंग रेडियो स्टेशन है। आपकी हर जानकारी सारे स्टेक होल्डर्स को ब्रॉडकास्ट कर रहा है। तो इसलिए अगर आप बहुत ज्यादा केयरफुल होना चाहते हैं तो 1500-2000 रुपए का जो फीचर फोन आता है ना उसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि वो फोन केवल फोन का काम करेगा और कोई काम ही नहीं करता। बाकी जितने आपके स्मार्टफोन्स हैं वो सब डेटा कलेक्शन डिवाइसेस हैं, आपका डेटा कलेक्ट करेंगे, आपकी इजाजत के बगैर बाहर भेजेंगे। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, हम कोई ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद उसको अनइंस्टॉल करना तो भूल ही जाते हैं। राइट। आज 2-4-5 दिन इस्तेमाल किया फिर भूल गए। अब वो डेटा कॉन्स्टेंटली आपके फोन पर एकत्रित कर रहा है, आपकी बातें सुन रहा है, आपकी डेटा बाहर भेज रहा है, और आपको होश नहीं कि साहब मेरे महल के अंदर कौन सी लीच लग गई है और किस तरीके से ये महल खोखला होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को फोन के यूसेज के बारे में थोड़ा ज़्यादा जागरूक बनाना पड़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐप है जो कि ऑब्वियसली क्योंकि आपने अपने गैलरी का एक्सेस दिया तो सारी फोटोज़ वीडियोज़ उसके पास है, कैमरा माइक्रोफोन का एक्सेस दिया, टेलीफोन और एसएमएस का भी, फ़ोन जिसमें कॉल करते हैं उसका एक्सेस दिया, तो आपकी बात भी सुन रहा है, रिकॉर्ड करके अपने डेटाबेस पे स्टोर भी कर सकता है, आपकी वीडियोस भी आपके जाने बिना वो रिकॉर्ड कर रहा है, कोई कैमरा एक्सेस है उसके पास, और आने वाले समय में वो उन यूजर्स को ब्लैकमेल कर सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और मैं इस तरीके से आपको बदनाम कर दूंगा सोशल मीडिया पे, और फिर वो उसको एक्सटॉर्ट कर सकता है। आजकल हो रहा है, रेगुलरली हो रहा है, और लोग अक्सर क्या आपके पास ऐसे केसेस आ रहे हैं? मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं। कुछ देर पहले मेरे पास एक केस आया है, ये दक्षिण दिल्ली के बहुत प्रतिष्ठित बिजनेसमैन है, और मैं कोई 62-63 साल के, और लाइफ सेट है, बच्चे शादियां हो रखी हैं, सब कुछ सेट है। रात को 10:30 बजे वो अपना फोन देख रहे हैं, उन्हें कॉल आती है। ओके। और कॉल कहते हैं कि साहब वीडियो कॉल ऑन करो।
ओके। वो वीडियो कॉल ऑन करते हैं और पाते हैं कि एक लड़की है जो दूसरे दौर पे है, और वो लड़की अपने सारे कपड़े उतार रही है। और फिर लड़की कहती है कि साहब आप भी उतारिए। अब वो देखते हैं कि भाई कमरे में आसपास कोई नहीं है, चलो करके देखते हैं। वो भी कुछ करते हैं। तो वो लड़की कहती है कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी करो। वो कुछ ये कॉल करीबन 1.5-2 मिनट तक चलती है, उसके बाद कॉल कट हो जाती है। फिर उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। उनको तुरंत 20 सेकंड बाद दोबारा कॉल आती है, भाई आप जो कर रहे थे हमने रिकॉर्ड कर लिया है, और हम आपकी फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को ये सर्कुलेट कर देंगे। नहीं करना चाहते आप तो प्लीज आप हमारे को 20,000 रुपये भेजें। अब उसने कहा मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, 20,000 कोई फर्क नहीं पड़ता, दे देता हूँ। 20,000 दे दिए। उसने सोचा कि कहानी खत्म हो गई। अगले दिन सुबह फिर फोन आया कि साहब चलो 20,000 तो मिल गए, बट वो थोड़े कम है, तो अब हमारे को 50,000 दीजिए। उन्होंने 50,000 दे दिए। अगले दिन फिर फोन आता है कि साहब 50,000 कम है, अब लाख रुपए दीजिए। उन्होंने फिर लाख दे दिए। लाख से 5 से 10 लाख तक डिमांड चली गई। जब 10 लाख क्रॉस कर दिया तब उन्हें लगा कि साहब ये तो गड़बड़ है। तब वो मेरे पास आए। मैंने कहा कि साहब प्लीज पेमेंट करनी बंद कर दें। और ये मैं आपकी प्रोग्राम के द्वारा, पॉडकास्ट के द्वारा आपके दर्शकों को भी बताऊंगा कि प्लीज डरना बंद कर दीजिए। आप लोग भूल जाते हैं कि साहब हम सबके पास एक ना ब्रह्मास्त्र है, और वो ब्रह्मास्त्र है हमारा राइट टू डिस्कनेक्ट। करेक्ट। फोन डिस्कनेक्ट कर दें, करेक्ट, कुछ भी हो जाए, क्योंकि कल सुबह फिर एक सूरज उगेगा, कल एक नया दिन होगा। राइट। और जिसने जो उखाड़ना उखाड़ ले। अगर ये थॉट प्रोसेस से आप चलेंगे तो काफी हद तक सुरक्षित होंगे। और द मोमेंट आपने थोड़े से पैसे किसी को भी दे दिए तो उनका मन बढ़ जाता है, शह मिल जाती है कि अरे भाई ये डर गया है, अब इसको और एक्सटॉर्ट करते हैं। आपने कंफर्मेशन कर दी कि साहब मैं विक्टिम बनने के लिए तैयार हूं, मेरे पास पैसा है और मैं अगली बार मांगोगे तो अगली बार भी दूंगा। करेक्ट। तो इससे बड़ा आप सेल्फ नुकसान या सेल्फ गोल नहीं कर सकते। राइट। तो आजकल ये बहुत सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन लोगों को ये डर है ना सर कि जिसने उसको फंसाया इस प्रकरण से, उसने इस आदमी के प्रोफाइल को भी देखा होगा कैसा बिजनेसमैन है। वो बिजनेसमैन सोशल मीडिया पे जब पोस्ट डालता होगा तो जितने लोग कमेंट करते होंगे वो उनसे भी कनेक्ट कर चुका होगा, क्योंकि वो जाल तो पूरा फैलाएगा ना अपना। तो उसको ये पता है कि इसके की कॉन्टैक्ट्स कौन से अच्छे बिजनेस कनेक्ट्स हैं, कौन से रिलेटिव्स हैं। अब अगर फोन डिस्कनेक्ट करता है और वो जो इंसान उसको ब्लैकमेल कर रहा है, ब्लैकमेलर, वो वही सेम सेंसिटिव वीडियोस फॉरवर्ड कर देता है, तो इसकी तो इमेज खत्म हो गई ना। कोई दिक्कत की बात नहीं। मतलब मुझे लगता है कि आपको ना डरने की आवश्यकता नहीं है जी। क्यों? क्योंकि आज करीबन 56% टोटल कंटेंट इंटरनेट पर अश्लील है, पोर्नोग्राफिक है। दूसरा, आज आपके पास बड़ा अच्छा डिफेंस है। आप तो कहिए डिफेंस है कि डीप फेक है, सब मेरा तो है ही नहीं। और आप उसकी शिकायत करिए। वैसे भी सरकार कहती है कि साहब इस मामलों में आप 2 जगह जाके शिकायत कर सकते हैं। एक 1930 पे कॉल कर सकते हैं, 1930 ये कॉल करके तुरंत अपनी साइबर क्राइम कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। दूसरा, आप cybercrime.gov.in पर जाकर ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। और अब तो सरकार ने एक नया निर्णय लिया है कि साहब आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, किसी भी थाने में चले जाइए, 0 FIR आपकी रजिस्टर हो जाएगी, और फिर वो आपके अल्टीमेटली थाने पर पहुंच जाएगी, फॉरवर्ड कर दी तो जाएगी अल्टीमेटली सरकार तो चाह रही है कि सब आप चुप मत बैठिए, रिपोर्ट करिए, रिपोर्ट करिए, अपने आप को विक्टिम की कैटेगरी में लेकर आइए। अगर आप लेकर आएंगे तब आप लोगों को बता सकते हैं कि साहब मैं विक्टिम हूं, मैंने सरकार को रिपोर्ट कर रखी है, अब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज देख रही हैं और इसलिए मैं और कुछ नहीं कर सकता। देखिए, कानून तो नहीं कहता कि साहब ये पिस्टल लो, बंदूक लो, सबको मारो, ये इतनी पावर तो है नहीं हमारे पास। हाँ, हमारे पास पावर है कि इसको रिपोर्ट करो, रिपोर्ट करके सबूत अपने पास रखो, और अल्टीमेटली कोशिश करो कि मुझसे गलती कहाँ हुई इसका आभास किया जाए, उसका विश्लेषण किया जाए, और उसके बाद कोशिश करें कि इस तरह की गलती ना हो। हाँ, हम हर दिन एक नई गलती करें, ठीक है, लेकिन पुरानी गलती दोबारा ना दोहराएं, वो ज्यादा अच्छा है। क्या हमारा डेटा बिक रहा है सर? खुलेआम आपका डेटा बिक रहा है, खुलेआम। उसका कारण ये है कि जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो भारत के पास कोई डेटा प्रोटेक्शन कानून है ही नहीं जो अभी फिलहाल इंप्लीमेंट हुआ हो। हाँ, केंद्रीय सरकार ने एक नया कानून पारित कर दिया है, वो लागू भी हो गया, लेकिन उसको इंप्लीमेंट होने में अभी थोड़ा समय है। यह है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, जो लागू हो जाएगा 13 नवंबर 2026 से, कुछ पोर्शंस, और कंप्लीटली लागू हो जाएगा 13 मई 2027 में। उसके बाद अगर कोई आपका पर्सनल डेटा आपकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल करता है तो सरकार ने और कानून ने आपके हाथ में बहुत बड़े हथियार दे दिए हैं। आप हथियार के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं टू द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया,
और अगर आपकी शिकायत में प्राइमा फेसी नजर आया कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है तो उन पर 250 करोड़ रुपए का हर्जाना फाइन लगाया जा सकता है। और ये 250 करोड़ रुपए किसी प्राइवेट कंप्लेनेंट के पास नहीं जाएंगे, ये सरकार के पास जाएंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। और अगर आप कहेंगे साहब मेरे पास तो सरकार को पैसे देने के लिए पैसे नहीं है, तो सरकार और कानून कहता है कोई दिक्कत की बात नहीं, हम उसको एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू मानते हैं। ब्रिटिश के दौर में हम लोग कहते थे, हम पाते थे ना कि सरकार लगान लेती थी, एक लगान नाम की पिक्चर भी आई थी। जी। आज की तारीख में अब ये डिजिटल लगान है जो सरकार आपसे लेगी अगर आपने इस डेटा प्रोटेक्शन के कानून का प्रावधान का पालन नहीं किया तो। लेकिन जब तक ये लागू नहीं होता आज की तारीख में फिर भी हमारा डेटा बिक रहा है। इतनी ओपन मार्केट्स में चले जाइए, इनफैक्ट मेरे पास तो कुछ ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो डेटा मर्चेंट्स हैं। अब मैंने कहा मैंने और मर्चेंट सुने हैं, डेटा मर्चेंट क्या होता है? वो कहते हैं कि साहब हमारा काम कुछ नहीं है, हम करीबन 15-20 लोगों को अपने पेरोल पर रखते हैं और हर महीने उनको सैलरी देते हैं और उसको बोलते हैं कि साहब हमसे हर महीने एक ही बार आओ, सैलरी ले जाओ और अब अलग अलग कंपनियों में जाओ, वहाँ नौकरी करो, वहाँ का डेटा इकट्ठा करो, वो डेटा हमें दो, हम उस डेटा को क्लीन करेंगे, साफ करेंगे, कैटेगराइज करेंगे और फिर मार्केट में बेचेंगे। तो आजकल ये नया जुगाड़ जो शुरू हो गया ना कि साहब आप कंपनियों में जाओ, वहां से डेटा उठाओ, वहां की भी नौकरी की सैलरी लो, हमसे भी सैलरी लो, क्या बात लेकिन हमें डेटा देते जाओ। तो कई स्मार्ट लोग ऐसे भी होंगे जो 3-3 महीने जॉब स्विच कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि डेटा निकालना है। उनका काम ही यही है कि एक्सपर्ट हैं, वो सिलेक्ट हो ही जाएंगे और वो शायद बहुत टैलेंटेड हो, कम सैलरी पे काम कर ले क्योंकि उनको डबल सैलरी मिल रही है ऑलरेडी डबल सैलरी मिल रही है। तो वो नॉर्मली आपकी कंपनी में महीना, 1.5 महीना, 2 महीने से टिकेंगे नहीं। आपको लगेगा अरे यार बड़ा अच्छा रिसोर्स है, इतने थोड़े पैसे मिल रहा है, बहुत बढ़िया, उठा लेते हैं। पता लगता है कि वो आपकी कहाँ सेंध लगा रहा है साइबर सुरक्षा में, कहाँ आपको टाँक लगा रहा है, आपको कुछ नहीं पता। सो आजकल ये दौर चल रहा है। प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग भारतवर्ष में ना बहुत जुगाड़ू हैं। इंडिया में जुगाड़ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करके कुछ ना कुछ नया रास्ता निकाल ही लेते हैं कि हम कानून का उल्लंघन कैसे कर सकते। करेक्ट। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब बदलना पड़ेगा, दौर बदल रहा है। और अगर आपके पर कंप्लेंट हो गई और 250 करोड़ रुपए का फाइन हो गया तो आपकी पुश्तें भी पैसे देती रहें, वो पैसे शायद आप सरकार को नहीं दे पाएंगे। अच्छा, वाईफाई जो होता है वो ओपन होता है घरों का, कोई हैकर क्या हमारे वाईफाई के जरिए हमारे सारे डिवाइसेस को हैक करके उनका डेटा निकाल सकता है? बिल्कुल। देखिए वाईफाई, अधिकांश वाईफाई ओपन वाईफाई होते हैं। ओके। तो दैट मीन्स एक नॉर्मल साधारण से हैकर को मुश्किल से 3 या 4 मिनट लगेंगे आपके वाईफाई में घुसने में। एक बार वो घुस जाएगा तो फिर आपकी हर डिवाइस को हैक कर सकता है, वहाँ डेटा चुरा सकता है, सीसीटीवी का भी एक्सेस ले सकता है। और यहाँ तो छोड़ दीजिए, अधिकांश भारतवासी मुफ्ती की फिराक में रहते हैं कि मुझे मुफ्त मिल जाए। तो चलो जी हम जा रहे हैं पब्लिक वाईफाई में जाके लॉगिन करते हैं। राइट। कुछ करो या ना करो, एक चीज हमेशा अपने लिए अच्छा कर लो कि आप पब्लिक वाईफाई में कभी भी लॉगिन ना कर दें, क्योंकि पब्लिक वाईफाई में ये साइबर क्रिमिनल्स, हैकर्स बैठे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं आप घुसो, हम आपके ऊपर पाउंड करेंगे, आपका डेटा उठाएंगे और फिर आपको हम साइबर क्राइम का शिकार बनाएंगे। तो मुफ्ती की आदत हम छोड़ दें तो अच्छी बात है। हाँ, वाईफाई करना अपने घर का लीजिए, सुरक्षित रखिए, अच्छा पासवर्ड रखिए। अच्छा, प्रॉब्लम है पासवर्ड अपने कुत्ते के नाम का या अपने परिवार के लोगों के नाम का ना रखिए। पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक रखिए, यानी कि कुछ अल्फाबेट होने चाहिए, कुछ नंबर होने चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए। मतलब बल्कि कुछ साल पहले मेरे पास एक क्लाइंट आया, वो पासवर्ड के किसी मैटर को लेकर आया, तो बात चली, तो उसने कहा साहब मैंने तो ऐसा पासवर्ड रखा हुआ है, आज तक मैं हैक ही नहीं हुआ। ओके। तो मैंने कहा मुझे गुड बताओ, क्योंकि हर क्लाइंट आता है, उससे सीखने का प्रयास होता है। राइट सर। सो कहते हैं सर मैं 2 चीजें करता हूँ। एक तो मैं एक लंबा पासवर्ड रखता हूँ। ओके। दूसरा मैं पासवर्ड हिंदी में पहले सोचता हूँ, ओके, फिर उसको अंग्रेजी में लिखता हूँ, ऑलराइट, और उसमें स्पेशल सिंबल डालता हूँ। तो मैंने इससे पूछा कि भैया तुम्हारा करंट पासवर्ड क्या है? तो कहता है मेरा करंट पासवर्ड है मैं चलता जा रहा हूँ #@1 ऑल इन इंग्लिश। तो इतना बड़ा आप कैसे करेंगे? मैं तो बल्कि लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप कोई पासवर्ड रखना चाहते हैं तो अपने जो देसी भाषा है, आपकी देहात की भाषा, वो लैंग्वेज है, जो डायलेक्ट है, उसमें कुछ चीज सोचिए, उसको अंग्रेजी में लिखिए और फिर करिए। ना तो सिस्टम आपको हैक कर पाएगा, इंग्लिश अल्फाबेट में उसको टाइप कर दीजिए, नोबडी कैन हैक। तो मतलब जो गेस कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, जो हैकर्स हैं वो तो निकाल ही लेंगे अगर सेव पासवर्ड है तो। हाँ, वो देखिए अगर आपने सेव करके रखा हुआ है तो आपने अपनी चाबियां खोल के रखी है, आओ जी चोर जी आ जाओ, चाबी ले जाओ, मेरे ताले खोल लो। अगर चाबी आपने नहीं रखनी तो बेस्ट है कि आप पासवर्ड को कंठस्थ कर लीजिए, यहाँ रख लीजिए।
अपने सिस्टम में कभी भी सेव करके ना रखिए। सर आजकल तो वेब ब्राउजर में सिंक करने का ऑप्शन है गूगल क्रोम में कि आप जीमेल से लॉगिन करके रखिए, सारे पासवर्ड सेव करते जाइए। जिस भी पीसी में आप लॉगिन करते हैं वहाँ पे वो सिंक जीमेल से आपका पासवर्ड ऑटोफिल होगा, तो याद रखने की टेंशन नहीं रहेगी। तो ये कितना डेंजरस है। लोग अपने बैंकिंग का पासवर्ड, जितने प्रकार के अकाउंट्स होते हैं उन सबके पासवर्ड, सोशल मीडिया के पासवर्ड, सब कुछ उसमें होता है। मुझे लगता है हमें डिसीजन लेना है कि हमें क्या चाहिए, कंफर्ट चाहिए या सिक्योरिटी चाहिए। अगर कंफर्ट और कन्वीनियंस चाहिए तो आप सिंक कर लीजिए, लेकिन एक बार आपने सिंक कर लिया तो हर डिवाइस पर सेम पासवर्ड आ गया जी। कहाँ अटैक करने का, आपने अटैक की जो सरफेस है अपनी बढ़ा दी है और कहा आमंत्रित कर दिया है, हे साइबर क्रिमिनल आओ घुसो और मेरे यहाँ आक्रमण करो, अटैक करो। जितनी आप अटैक सरफेस को कम रखेंगे उतना आप सुरक्षित होंगे। तो इसलिए सिंक ना करें तो अच्छी बात है। पासवर्ड को कंठस्थ रखें, सोच करके रखें। लोग अपने फाइनेंसेस लिख के रखते हैं पूरा एक्सेल शीट में, इस अकाउंट में इतना अमाउंट रखा हुआ है, यहाँ इतना इन्वेस्टमेंट है, पूरी लाइफ की प्लानिंग एक्सेल शीट में एक बना के रखते हैं, वो भी गूगल शीट में रहता है ऑनलाइन क्लाउड पे। मतलब आप जब खुद ही डिसाइड कर रहे हैं कि साहब मैं नंगा हूं और मैं नंगा रहना चाहता हूं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कोई कपड़े नहीं पहना सकती। आपको इस बात को समझना है। तो अल्टीमेटली हमारा दायित्व है कि हम अपनी प्राइवेसी, अपनी पर्सनल प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी का संरक्षण कर सकें। वो तभी होगा जब हम जागरूक हों। जब हमें होश ही नहीं है तो हमें क्या पता लगता है। वही कहानी होगी कि सब चिड़िया चुग गई खेत और बाद में आप रोते रहें, वाली कहानी होनी चाहिए। सबसे कॉमन साइबर फ्रॉड क्या चल रहा है सर? आज की तारीख में सबसे कॉमन साइबर फ्रॉड जो चल रहा है वो है AI पावर्ड साइबर फ्रॉड या डीप फेक फ्रॉड्स। आजकल आपको कुछ सबसे पहले साइबर क्रिमिनल्स घुसते हैं, आपका विश्वास जीतने का प्रयास करते हैं। ओके। और उसके बाद एक बार विश्वास आपका जीत लिया तो फिर आपकी जेब खाली करते हैं। देखिए साइबर फ्रॉड्स अलग अलग किस्म के हैं और उनकी अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं। उनमें से एक फ्रॉड होता है डिजिटल अरेस्ट। जी जी। डिजिटल अरेस्ट में तो इतना बुरा हाल है कि इतनी सरकार आपको मैसेजिंग कर रही है कि साहब डिजिटल अरेस्ट में मत घुसिए, फिर भी लोग घुसते चले जा रहे हैं। हमारे पास ये महिला आई, ये फार्म हाउस में रहती हैं दिल्ली के पास। ओके। 76 साल की हैं और अकेली रहती हैं। उनके पास 5 नौकर हैं। ओके। दोनों बच्चे बाहर सेटल्ड हैं। राइट। उन्हें कॉल आता है कि साहब फोन खोलिए, और फोन खोला तो उन्होंने कहा कि आप डिजिटल अरेस्टेड हैं। वो कहती हैं क्या मजाक करते हो, डिजिटल अरेस्ट कुछ नहीं होता, मैं बंद करने लगी हूँ। तब उन्होंने एक और पैंतरा खेला। साइबर क्रिमिनल्स ने कहा अच्छा 2 मिनट रुकिए, आप फला फार्म हाउस में रहती हैं, हमने आपके फार्म हाउस के चारों ओर शार्प शूटर्स रखे हुए हैं, ज्यादा शोर मचाओगे वहीं भून देंगे। जब उसको आभास ये पता लग गया कि साहब ये शार्प शूटर्स मुझे मार ही देंगे, अच्छा। तो उन्हें मेरे जो पैसे लेने ले जाओ। तो पहले शुरुआत 20,000 से हुई, फिर कुछ लाख पहुंचे, फिर बात कुछ करोड़ों में आई। जब आप करीबन 4.25 करोड़ रुपए खाली कर गए और जब आपके पता पास लगा कुछ है नहीं, तब आपने कहा चलो मुझसे जो करना कर लो, अब तो मैं पुलिस के पास चली। तो आजकल ना लोग डिजिटल अरेस्ट में बहुत पैसे इतने डर गए कि वो बाहर नहीं निकल रहे, उनको लग रहा है कि शार्प शूटर उन्हें एक्चुअली कन्विंस हो गया कि शार्प शूटर्स हैं और मुझे मार देंगे और मेरे 5 सर्वेंट्स को मार देंगे। तो उनका कहना था कि डेटा था और लोकेशन था, एड्रेस था, तो उनको लगा कि भाई ये पावरफुल लोग हैं, पावरफुल लोग हैं और इनका एक पूरा गैंग बना हुआ है, और मैं अगर भून गई और मैं मर गई तो उस पैसे का क्या लेने देना, भाई ये पैसे लो, मेरी जान बख्शो। तो जब आप बंदे को उस पैनिक वाले मोड में ला देते हैं तो बंदा फिर इलॉजिकल, इलीगल हर काम करने को तैयार होता है। तो वो डेटा हैक करके निकाला होगा फ्रॉड ने। फ्रॉडस्टर्स आपकी प्रोफाइलिंग करते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि जो रिक्शा चलाने वाला बंदा उसको डिजिटल अरेस्ट करेंगे, वो तो नहीं करते। उनको पता है आपकी हैसियत क्या है, आपकी क्षमताएं क्या है, आप कितने पैसे देने के काबिल हैं, और इस हिसाब से प्रोफाइल के अनुसार आपको अटैक किया जाता है। एक वो दौर था जब हम जामतारा की बात किया करते थे, राइट सर, कि साहब जामतारा साइबर क्राइम कैपिटल हो गया। अब बात होती है नूह की, अब बात होती है छोटी छोटी शहरों की, क्योंकि कोविड ने क्या किया, कोविड ने साइबर क्राइम को भारतवर्ष में एक कॉटेज इंडस्ट्री बना दिया है। आज का मौका दिया है। आज इतना पनपा हुआ है, लोगों ने जिन की नौकरियां गई हैं उनको लगा कि साहब और कुछ नौकरी मिले ना मिले, ये आज साइबर क्राइम कर लो, क्योंकि उससे अच्छा पैसे देने वाला कुछ चीज नहीं है। लोगों को यह भी पता है कि भारत के पास कोई साइबर क्राइम का कानून नहीं है। उनको ये भी पता है कि भारत में साइबर क्राइम कन्विक्शन का रेशियो बहुत कमजोर है। मतलब इतने केसेस आ रहे हैं कि शायद उन पे कार्रवाई भी नहीं हो रही होगी सीरियसली। मतलब कार्रवाई के लिए आपको बैंडविड्थ चाहिए, मैन पावर चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस चाहिए। करेक्ट। अब एक आंकड़ा आया था कि केवल 4 महीने में भारतवासियों ने 2000 करोड़ रुपए सिर्फ डिजिटल अरेस्ट वाले मामलों में गवाए हैं। कितना बड़ा लॉस है देश का, वो सिर्फ 4 महीने में। एक और आंकड़ा आया है जिसमें कहा जाता है कि 1 साल में हमने
56,000 करोड़ रुपए गवाए। तो हमारे यहाँ तो हम लोग ब्लीड कर रहे हैं एज ए नेशन, एज एन इकोनॉमी। और क्योंकि हमारे यहाँ एक डेडिकेटेड साइबर क्राइम कानून नहीं है, दूसरा डेडिकेटेड साइबर क्राइम अदालतें नहीं है, तीसरा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एकत्रित करने की क्षमताएं नहीं है। तो अधिकांश केसेस जब बन भी जाते हैं, रजिस्टर भी हो जाते हैं, तो अक्सर अक्विटल में रिजल्ट करते हैं, बिकॉज आपके पास एविडेंस ही नहीं है जो आप अदालत में प्रस्तुत कर पाए। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत को डेडिकेटेड साइबर क्राइम कानून लाना पड़ेगा, नए अदालतों की गठन करना पड़ेगा। और साइबर क्राइम तो इतना विकराल रूप ले चुका है, अब तो लेटेस्ट ट्रेंड है साइबर क्राइम एज अ सर्विस पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब आज मेरे बच्चे रात को बैठ के कुछ ऑर्डर करते हैं, 10 मिनट में ऑर्डर घर में आ जाता है। राइट सर। तो अब ये ऑर्डरिंग वाला जो फिनोमिनन है अब साइबर क्राइम में भी आ गया है। तो अब आप डार्कनेट पर जाइए और ऑर्डर करिए, भैया इस आदमी के बरखिलाफ ये साइबर क्राइम करना है। वो कहेंगे ठीक है जी, आप इतने पैसे हमें दे दीजिए, क्रिप्टो के थ्रू दे दीजिए, अब बिटकॉइन के थ्रू दे दीजिए, पैसे दे देंगे। फिर आप निश्चित होकर बैठ जाइए, हम भी खुद साइबर क्राइम नहीं करेंगे, हम एआई के थ्रू साइबर क्राइम कराएंगे। ऐसा भी पॉसिबल है? अब फिर आप निश्चित हो जाएं, पुलिस आएगी भी तो एआई तक ही पहुंचेगी नहीं, ना वो मुझ तक पहुंचेगी ना वो आप तक पहुंचेगी। तो आज ये हालत हो गई है कि एआई क्राइम्स इतने ज़्यादा प्रचलित हो गए हैं और साइबर क्राइम एज अ सर्विस पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना डिफॉल्ट ऑप्शन हो चुका है कि लोगों को आभास नहीं है। हाँ, हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं, हमारे बरखिलाफ तो कुछ हो नहीं सकता, जो होगा औरों के साथ होगा, पाश्चात्य देशों में होगा, हमारे साथ तो कभी हो नहीं सकता। और हमारे साथ जब होता है तब हम सेल्फ डिनाइल मोड में होते हैं और अक्सर शोर नहीं मचाते, लोग क्या कहेंगे, मेरे समाज में प्रतिष्ठा कैसी होगी। मुझे लगता है उस डर से बाहर निकलना है। आज दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, एक वो जिन्हें मालूम है कि वो साइबर क्राइम के शिकार हो चुके हैं, और दूसरे वो जिन्हें नहीं मालूम कि वो साइबर क्राइम के शिकार हो चुके हैं। डिनाइल मोड में है। तो डिनाइल मोड में होने की जरूरत नहीं है ना, और शर्म की बात नहीं, हर बंदा साइबर क्राइम का शिकार हो रहा है। हर परिवार में देख लीजिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साइबर क्राइम हो चुका है। तो इसलिए रिपोर्ट करिए, अपने आप को विक्टिम की कैटेगरी में लाइए, अपने आप को सुरक्षित बनाइए और अपने आप से एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए, भैया मुझसे गलती कहाँ हो गई। और मैं अब आपसे अपने आप से वादा करता हूं कि आने वाले समय में कुछ हो या ना हो, इस गलती को मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने को इस प्रकार के फ्रॉड से, साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए लोगों को अपने फ़ोन में क्या सेटिंग्स करने चाहिए, कौन से टिप देना चाहेंगे आप? देखिए, अगर आप कोई भी फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहले जाके प्राइवेसी सेटिंग में जाइए और उसमें जो ऑप्शंस हैं जिसके माध्यम से आप अपनी प्राइवेसी को इन्हांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वो करिए। दूसरा, आप सेटिंग में जाइए और देखिए कि कौन कौन से ऐप्स आपने डाउनलोड कर रखे हैं। अगर आपने कोई ऐसा ऐप डाउनलोड किया है जो आपने पिछले 10 दिन में नहीं इस्तेमाल किया, तो कृपया उसको डिलीट करके अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने उसको रिटेन रखा तो वो एक सोता जागता एक टाइम बॉम्ब है, वो कॉन्स्टेंटली आपका डेटा इकट्ठित करता रहेगा और बाहर भेजता रहेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, अपनी सेंसिटिव पर्सनल जानकारी फोन पर कहीं पर भी लिखे ना। आजकल बहुत सारे लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पर अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, अपने बैंकिंग डिटेल या सोचते हैं इनक्रिप्टेड है ना, डाल देते हैं। इनक्रिप्टेड नहीं है ना, इनक्रिप्टेड लोगों को मिथ्या है कि साहब सारे ऐप्स इनक्रिप्टेड हैं। देखिए, ये मेरा फ़ोन है, मैं जब एक ऐप से आपको भेजता हूँ तो इस यहाँ से लेके वहाँ तक इनक्रिप्टेड है, लेकिन जब मैं लिख रहा हूँ तब इनक्रिप्टेड नहीं है, जब आप पढ़ रहे हैं तब इनक्रिप्टेड नहीं है। स्क्रीन तो ऑन है, वो रिकॉर्ड हो रहा होगा, क्या पता, किसी को क्या पता। और इतने सारे केसेस आ रहे हैं जहाँ पर ये ऐप्स हैक हो रहे हैं, तो इसलिए कम से कम जानकारी रखिए। दूसरा, आजकल बहुत सारे लोग अपनी ना पर्सनल जानकारी, पर्सनल फोटोज अपने फोन पे रखना शुरू कर दिए हैं, जो प्राइवेट बहुत ही निजी फोटोज हैं जो बिल्कुल रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बहुत शौक है, 2 फोन इस्तेमाल कर लीजिए, एक फोन जिसमें कोई सिम ना हो, या फोन को फोटो के लिए इस्तेमाल करिए, इंटरनेट के साथ कनेक्ट ना करिए। लेकिन सर फिर तो एक्सेस हो ही गया ना फोन। भाई अल्टीमेटली एक वो दौर होता था कि जब कैमरा वाईफाई से कनेक्ट हो ही जाना है, ऐप इंस्टॉल हो ही जाना है, प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स है उसके अंदर, इंटरनेट से तो कनेक्टेड ही है, सिम का क्या करना। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको केयरफुल खुद ही होना पड़ेगा। पहले वाला डिजिटल कैमरा तक ठीक था, बिल्कुल कैमरे का काम अलग, बात करने के लिए टेलीफोन और फोन वो कीपैड वाला, दैट वाज बेटर ऑप्शन फॉर अस। हमने जब सब सारे फीचर्स एक में डाले ना, तब से प्रॉब्लम शुरू हुई है। और मुझे लगता है कि हमें समझना है कि बिल्ली के सिरहाने में दूध रखेंगे तो बिल्ली तो उसको पी जाएगी। तो इसलिए हमें वो काम नहीं करना है। जो जो चीजें हम अपने फोन में अनावश्यक हैं हटा लीजिए। राइट। तो तीसरा, फोन का बैकअप जरूर रखिए। बहुत सारे लोग समझते हैं मेरा फोन है, मेरी जेब में सारा डेटा है, स्टोर्ड है। हाँ, बैकअप एक बार होगा, कल को फोन
ना काम करने लगा या गुम पानी हो में गया, चला गया, पानी में चला गया, खराब हो गया या हैक ही हो गया, तो एटलीस्ट आपका बैकअप तो है। लेकिन बैकअप ही नहीं होगा तो दिक्कत रहेगी। एंड अल्टीमेटली फोन को सम्मान के साथ इस्तेमाल करिए। समझ लीजिए कि साहब ये एक खतरे की घंटी है, इसलिए जितना मैं उसको सम्मान के साथ करूंगा, जितना कम से कम और जितना क्लीन रखूंगा, बिल्कुल क्लीन रखूंगा, कंटेंट वाइज भी। ये ऐसा हो कि फोन कोई पासवर्ड ना लगाना पड़े, कहीं भी प्राइवेसी और कोई हिडन फोल्डर ना रखना पड़े, और किसी को भी हम दे दे तो आई एम ओके। और कोशिश करें अच्छा पासकोड भी रखें। अधिकांश भारतवासी तो पासकोड बनाते नहीं, रखते ही नहीं, तो या अधिकांश भारतवासी 1 2 3 4 रखते हैं। करेक्ट। तो वो वाले 1 2 3 4 बोलने वाला था कि सबसे टफेस्ट पासवर्ड आ गया 1 2 3 4। तो या एडमिन रख लेंगे, ADMIN जी। तो मुझे लगता है कि आपको बस सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रियलाइजेशन करनी पड़ेगी। प्रलोभन बहुत रहेंगे, टेम्पटेशंस बहुत होंगी, लेकिन आपको देखना है कि भैया मुझे तो लॉन्ग टर्म देखना, मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, और अब लंबी रेस के घोड़े होने के लिए क्या मुझे इस पर लाइक करना है या नहीं करना है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने सब कुछ यहाँ डाल दिया, इसको हैकिंग हो गई, फिर आप सारी जिंदगी पछताते रहे कि साहब ये हो गया। और फाइनेंशियल डिटेल तो कभी फोन पर होने ही नहीं चाहिए, चाहे व्हाट्सएप कर लीजिए, कुछ लिए 100% सिक्योरिटी नाम की चीज कुछ है ही नहीं। आप प्रोवोक कर रहे हैं कि भाई आप मुझे मार, अब उनको बता रहे हैं भाई इतना पैसा मेरे पास है, अब तू मुझे टारगेट कर कैसे कर सकता है, ये निकाल ले तू। तो इसलिए अगर बैंकरप्ट देखेंगे तो ज्यादा अच्छा है इंटरनेट पे। कहते हैं ना हमेशा बिलो द रडार बात करनी चाहिए। करेक्ट। ज्यादा शेकी इंटरनेट पर नहीं माननी चाहिए कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास ये गाड़ियां हैं, मेरे पास वो है। वो तो सोशल मीडिया पे जा ही रहा है ना सर। वो तो जा रहा है, लेकिन गाड़ी की EMI शुरू नहीं हुई है, लेकिन फोटो पहले आ जाती है कि अब मर्सिडीज आ गई है हमारे पास, और ऑटोमेटिकली आप ना टारगेट होने की तैयार में की लाइन में खड़े हो गए। तो कई बार ऐसे न्यूज आया ना सर कि सोशल मीडिया पे डाला होल फैमिली, एंटायर फैमिली इज इन गोवा, अब चोर उसको फॉलो करा, तो बोला अच्छा फ्लैट खाली है भाई, उसको पता है कि इस घर में कितने लोग आते नहीं आते, वो तो एक हफ्ते, एक महीने और कई महीनों से उसको ट्रैक कर रहा है। वो बड़े आराम से जाता है, बालकनी से चढ़ के घुसना है, किधर से घुसना है, कितने वेज है ना। अब तो वो है ही नहीं, अब घर खाली है वजह से। मुझे तो लगता है 2-4 दिन को ये भी पता है कि अभी 3 दिन रहेंगे, तो 3 दिन यहीं रहो, खाओ पियो और चुरा के साफ करके निकल जाओ। ठीक ऐसा ही हुआ हमारे क्लाइंट के साथ। अच्छा। मतलब ये डेल्टा वेव थी कोविड में, तंग आ गए थे दोनों, और दोनों शादीशुदा कपल हैं, तो बच्चा नहीं, और ने कहा चलो बाहर निकलते हैं। लोगों से पूछा भाई कहाँ जाएं, लोग कहते मनाली जाओ। तो मनाली कभी गए नहीं थे, तो लोगों से पूछा भाई बताओ मनाली के लिए कहाँ जाएं, क्या खाएं, कहाँ रहें। लोगों ने सजेशन दिए सोशल मीडिया पर। तो फिर उन्होंने 8 दिन का ट्रिप बनाया, लेकिन उन्होंने एक डिसीजन लिया। ओके। डिसीजन ये कि साहब हम हर घंटे जहां पे भी होंगे वहां एक व्लॉग बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे। ओके, लाइव और लोगों को दिखाएंगे साहब हम ये कर रहे हैं, या मूरसल पे पराठे खा रहे हैं, यहाँ पर उस पास में चले गए हैं, यहाँ पर मणिकरण चले गए हैं, कहाँ। तो वो हर घंटे उन्होंने अपलोड करते रहे। 8वें दिन बाद जब आते हैं तो वो पाते हैं कि घर पूरा सफा चट हो चुका है, सब कुछ, क्योंकि आप अपने स्मार्टफोन से वीडियो डाल रहे हैं जिसमें आपकी लोकेशन है, आपका लैटिट्यूड है, आपका लॉन्गिट्यूड है, आपका मेटाडेटा है, बता रहे हैं, लाइव जा रहे हैं, तो ये तो पता ही है कि ये ओल्ड पोस्ट नहीं है। तो इसलिए जब आपने सब लोगों को एडवांस इन्फॉर्मेशन दे दी, भैया मैं यहाँ हूँ, मुझे आक्रमण करना कर लो, तो लोग तो आक्रमण करेंगे। राइट। इसलिए मतलब कहीं ना कहीं कॉशियस, केयरफुल होना अच्छा रहेगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं कहीं ट्रैवल पे जाता हूँ तो वहाँ की फोटोज होती है, जब मैं लौट कर आता हूँ तब पोस्ट करता हूँ। इट्स ऑलवेज बेटर, क्योंकि एटलीस्ट तब तक लोग अगर अटैक भी करेंगे तब तक वो उस पर लिख देता हूँ कि ये 4 दिन पुरानी फोटो है, ताकि उनको पता रहे कि भाई ये नहीं ट्रेसेबल है। इनफैक्ट मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे जितने भी डिलीवरीज हैं, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, जितने शॉपिंग साइट्स हैं, उनके डिलीवरीज का एड्रेस मैं ऑफिस का रखता हूँ। मैं कभी घर का पर्सनल, बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि मेरा रेसिडेंस कहाँ है, किसी भी डॉक्यूमेंट कुछ भी। तो वो अगर हैकर या कुछ भी करना चाहे ना, मतलब अब बस यही है कि कुछ ई-कॉमर्स जो क्विक कॉमर्स वाले हैं उनको पता है, तो वो एक रिस्क है, एक कह सकते हैं थिन लाइन है वहाँ पे, लेकिन कम रिस्क। मुझे लगता है बहुत ही प्रूडेंट अप्रोच है आपकी, क्योंकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जी सर। वरना एक बार लोगों को पता लग जाए ये आपका घर है, ये आपकी लोकेशन है। बल्कि आजकल तो लोग इस क्विक कॉमर्स के दौर पे आपको कहते हैं साहब हम आपके गेट पे खड़े हैं, बस आ गया है, बस ओटीपी 1 मिनट दे दीजिए। पता लगा आपने ओटीपी दिया, आपका सारा बैंक अकाउंट खाली हो गया। राइट। आजकल तो नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। हाँ, लोग पढ़ते भी नहीं ना, टोटल मैसेज बस ओटीपी बोल दिया कि सर डिलीवरी का ओटीपी है, आप दे दो। अच्छा, कई बार आपके पास पार्सल आ जाएगा जो आपके नाम का नहीं है। करेक्ट। और अगर आपने ध्यान से नहीं देखा और पैसे दे दिए, पता लगा किसी और का पार्सल आ गया।
शायद उसमें कुछ था ही नहीं, पार्सल के नाम पे ठग दिया। पूरी घर तरीके वाले से। सोचते हैं कि शायद किसी ने किया होगा, चल डिलीवरी ले लेते हैं। अक्सर ऐसे ही होता है। बट मुझे लगता है अगेन केयरफुल होना आपको बहुत जरूरी है, हाँ, क्योंकि हाँ, ना आजकल लोग आपको चपत लगाने के लिए लगातार तैयार है। साइबर क्रिमिनल्स को पता लग गया, लोग आलसी हो चुके हैं, लोग साइबर सुरक्षा को उतना ध्यान नहीं देते, तो चलो भाई इनको यहाँ सेंध लगाओ, वो करो। भाई कहीं ना कहीं हमें सोचना होगा ना कि अपने रोजमर्रा के जीवन में आपको साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करना पड़ेगा। Right, ये थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए सरकार करेगी भैया। नहीं, भाई सरकार तो काम कर ही रही है, लेकिन जब आपकी अटैक आपके फोन पर, आपके मोबाइल फोन पर या आपके कंप्यूटर में होगा, तब जिम्मेवारी आपकी है। अगर आप घर के चारों दरवाजे खुले छोड़ देंगे और कहेंगे साहब अगर चोर आएगा तो सरकार की जिम्मेवारी है, तो आपकी मानसिकता गलत है। सर, एक पेरेंटिंग से रिलेटेड सवाल पूछना चाहता हूँ कि 10 से 15 साल के बच्चों को स्मार्टफोन देना कितना सही है? सवाल ये पूछना चाहिए कि आप नहीं देंगे तो क्या क्या होगा, क्योंकि आज बच्चे जो है विद्रोह करेंगे, रिवोल्ट करेंगे और कहेंगे साहब एक्सेस टू फोन मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मेरे एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब तो इतनी नेसेसिटी बन गया है, ऑनलाइन क्लासेज है, कुछ है। और आप उनमें ट्रैक करने की कोशिश करिए। बच्चे कहते हैं साहब मुझे बिल्कुल मत ट्रैक करिए, मुझे प्राइवेट स्पेस चाहिए, प्राइवेट आप मेरी प्राइवेट स्पेस में घुस नहीं सकते। करेक्ट। तो वो दौर तो अब चला गया कि साहब वो देना नहीं देना, देना तो पड़ेगा, क्योंकि कोविड-19 ने आने के बाद ये सारे प्रकरण को बदल दिया। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि बच्चों को ना हम दोस्त बना के चलें तो अच्छा है। प्रॉब्लम क्या है, ये बच्चे सोचते हैं कि साहब ये माँ बाप से ज्यादा इंटेलिजेंट है, हाँ, उन्हें सब कुछ आता है। राइट। और अगर आप उन्हें डांटेंगे, फटकारेंगे तो आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं तो एक लोगों को कहता हूं कि साहब कुछ करो ना करो, दो चीजें करो। एक हफ्ते में जब आप रात को खाना खाते हो, तो आप कोई केस जो हुआ है या कोई घटना घटित हुई है डिस्कस करो फ्रेंडली बेटा, क्या हुआ, इसमें क्या करना चाहिए था, कुछ गलती हुई या नहीं हुई, ताकि आप जैसे जैसे डिस्कस करोगे बच्चे का दिमाग खुलेगा। अच्छा भाई ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा, हम कोशिश करें कि हफ्ते में 2 दिन अपने आप को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करें, इंटरनेट फ्री वीकेंड इस्तेमाल करें। मतलब सैटरडे संडे कुछ इंटरनेट कोई नहीं जाएगा, नहीं, और हम इंटरनेट डेटा ऑफ, वाईफाई ऑफ, सब कुछ ऑफ। हाँ, बल्कि हमारे एक क्लाइंट हैं, उन्होंने तो और काम कर दिया है। वो काम करते हैं कि फ्राइडे की रात को वो जो घर में इतना बड़ा जो मोडेम बना है, वो मोडेम ही निकाल लेते हैं और निकाल करके बाहर भेज देते हैं। सही है, कि भैया आप ऐसी जगह रख देते हैं ताकि वो और ऑन ना साथ हो। में जैमर रखाते हैं ताकि सारे मोबाइल्स में सारे सिग्नल जैम हो जाएं। सो भाई बात ही खत्म, आपको कोई एक्सेस ही नहीं है। तो जब आप इंटरनेट फ्री वीकेंड करेंगे तो आप पाएंगे आपको बहुत सारा क्वालिटी टाइम मिलेगा। क्या बात है। और उस क्वालिटी टाइम को जब हम अपने साथ अपने परिवार के साथ मिलकर रखेंगे, बात करेंगे, this method, sir, तो बहुत चलेगा। और सडनली आपकी यू विल फाइंड कि एक तो आप रिजुविनेट हो जाएंगे, दूसरा आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी, तीसरा आपको सोचने का टाइम मिलेगा। आजकल जो हमारे सोचने का टाइम है वो रीलें खा रही हैं, वो ये सोशल मीडिया खा रहा है। मुझे कहीं ना कहीं आज की तारीख में अपने आप को रेलेवेंट बनाना होगा। क्या बात, जैसे सैम अल्टमैन बोलते हैं ना कि साहब एआई जो है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बनता जा रहा है, हमारे वजूद की लड़ाई है। और खुद लॉन्च कर रहे हैं और खुद ही ऐसा बोल रहे हैं। लॉन्च कर रहे हैं और साथ साथ बोल रहे हैं हिपोक्रेसी है भाई। वो कहते हैं ना बिजनेसमैन अलग होते हैं, फिलोसफर्स अलग होते हैं, तो वो वाली कहानी होती है। तो मुझे तो लगता है हमें अपने आप को, अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना है, उन्हें बताना है कि साहब ये खतरे हैं। उसके बाद ये बच्चे इंटेलिजेंट है, अपने आप काम खुद करेंगे। और शेयरिंग जितनी ज्यादा होगी, अगर आप ट्रैक करने की कोशिश करेंगे तो बच्चे वो ट्रैकिंग को बंद कर देंगे। तभी जो नेट पेरेंटिंग एप्स होते थे वो पूरी तरह इंडिया में कामयाब नहीं होते, क्योंकि इंडिया में बच्चों को पहले पता लग जाता है, वो फिराक ढूंढते हैं इनडायरेक्ट तरीकों से ताकि उस ऐप्स को वो डिसेबल कर सके। कई गेमिंग ऐप्स हैं जो किसी भी एक्सट्रीम लेवल के ऑनलाइन चैलेंजेस देते हैं बच्चों को, वो कितना थ्रेट है बच्चों के लिए? बहुत ज़बरदस्त थ्रेट है। मतलब हमारे यहाँ कुछ साल पहले ब्लू व्हेल गेम्स का थ्रेट आना शुरू हुआ था। जी सर। बल्कि मेरे पास वो ब्लू व्हेल गेम ऐसा होती थी कि जिसमें आपको 50 स्टेप्स करने होते थे, टास्क दिए जाते थे, 50 टास्क, और 50वां होता था कि आप खुदकुशी करेंगे, सेल्फ हार्म करेंगे। और इतना वो हिप्नोटाइज कर दिया बच्चे को कि वो सारे एक्शन लेने के लिए तैयार है और उसको विन समझ रहा है वो अपना। मेरे पास एक माँ बाप आए अपने बच्चे को लेकर, वो बच्चे को लेकर आए और उन्होंने कहा बच्चे भाई अपनी कमीज ऊपर करो। कमीज ऊपर करी तो मैंने देखा कि उसने चाकू से अपने बाहों पर एक वेल बना रखी है। वेल बनाया, और वो 46th स्टेज पर था। मतलब अगर हम उसको ना रोकते तो खुदकुशी पक्की थी 4 स्टेप बाद। क्या मर्डर भी करवा सकते हैं लोग ऐसे चैलेंज देकर? भाई जब आपको वो आपका मेंटल कंट्रोल रख लेते हैं, आपको लगता है कि जीवन में यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो लोग
जो है ना डिस्टिंक्शन भूल जाते हैं, एक्चुअल दुनिया क्या है और वर्चुअल दुनिया क्या है, और अपनी ख्वाबों वाली दुनिया में रहने लग जाते हैं। तो जब आपके माइंड के साथ लोग खिलवाड़ कर लेते हैं तो हाईजैक कर लेते हैं आपकी थॉट प्रोसेस। तो इसलिए मुझे लगता है ये तो पुरानी बात थी, आजकल और नई नई गेम्स आ गई हैं, आजकल गेमिंग एडिक्शंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। जी सर। आजकल मैं कई बार ऐसे देखता हूँ कि इससे जहाँ पर बच्चे आते हैं नॉर्मल बात करने लगे, उनके हाथ लगातार चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो नींद में भी करते रहते हैं, अच्छा भाई ये मैं ऐसे करना, ऐसे करना। हाँ। तो नींद में भी हाथ चल रहे हैं, नींद में भी हाथ चल रहे हैं, आपके साथ बात कर रहे हैं तब भी हाथ चल रहे हैं। ये हो रहा है, नॉर्मल बात हो रही है, साथ कोई कंप्यूटर नहीं है, कोई मोबाइल नहीं, लेकिन हाथ चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें ना एक समन्वय, सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा, बैलेंस, हर चीज में बैलेंस। और बच्चों को भी सिखाना पड़ेगा। आपको लगता है कि आपके माँ बाप बेवकूफ हैं, आई थिंक मुझे लगता है आपसे बेवकूफ कोई नहीं होगा, क्योंकि माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, दूसरा माँ बाप के पास सारी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, और तीसरा माँ बाप आपके बरखिलाफ कुछ नहीं होना देना चाहेंगे, और उनकी हमेशा कोशिश होती है कि आपको प्रोटेक्ट किया जाए। बट वो जनरेशन की बात होती है ना, बाय द टाइम इस जनरेशन को समझ आएगा टाइम लेट हो जाता है, लेकिन तब तक नुकसान भी बहुत हो जाता है। बहुत सारे लोग अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर लेते हैं। लोग भूल जाते हैं कि इंटरनेट एक ऐसा प्रकरण है जो ना तो कभी सोता है और ना ही कुछ चीज़ भूलता है। एक बार आपने कुछ भी चीज़ इंटरनेट पर डाल दी, वो आजीवन के लिए वहाँ पड़ी रह जाती है। मच दैट लॉ कहता है कि आपको राइट टू बी फॉरगॉटन है। इंटरनेट से चीज़ें मिटती नहीं है। राइट। तो अब तो ये हालत हो गई है कि जब भी आप किसी एजुकेशन इंटरव्यू में जा रहे हैं या नौकरी के लिए जा रहे हैं, तो वो लोग आपकी सोशल मीडिया हैंडल्स पहले चेक करते हैं, इंटरनेट से आपका प्रोफाइल निकालते हैं। मेरे पास केस आया, ये कंपनी का है, ये FMCG कंपनी है। उन्होंने इश्तेहार दिया कि साहब हम वाइस प्रेसिडेंट को की पोस्ट खाली है। बहुत लोग आए, उन्होंने एक बंदे को सेलेक्ट कर लिया और कहा कि 4 दिन बाद ज्वाइन करो। जब उनको चिट्ठी दे दी तब किसी इंटरनल ऑफिसर ने कंपनी के MD को बताया, साहब इसके सोशल मीडिया हैंडल देखा है, ये तो गे राइट्स का एक्टिविस्ट है। क्या आप चाहोगे कि आपकी FMCG कंपनी में गे राइट का एक्टिविस्ट वाइस प्रेसिडेंट हो? माय गॉड। कंपनी ने कहा नहीं, तो कंपनी ने किसी बहाना वना दे दवा के ऑफर विड्रॉ कर लिया। लेकिन ये कहानी ये है कि मैं जो भी इंटरनेट पे बोल रहा हूँ, लोग कहीं ना कहीं उसको देख रहे हैं। तब लिए 2 चीजें मैं आपकी पॉडकास्ट के माध्यम से आपके दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि 2 रेवोल्यूशंस चल रहे हैं, क्रांतियां चल रही हैं, कृपया उसका हिस्सा ना बनिए। एक तो है तो भारत में उल्टी की क्रांति। भारत में सारे लोग उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की, चाहे सोशल मीडिया पर, चाहे इंटरनेट पर, चाहे AI पर। आप जब उल्टी कर रहे हैं तो आपका डेटा उल्टी का इस्तेमाल करते साइबर क्रिमिनल्स आप पर जाएंगे, आपको टारगेट बनाएंगे। तो कृपया उल्टी ना करिए। दूसरा, आज है ग्रेट इंडियन रिकॉर्डिंग रेवोल्यूशन। हर आदमी रिकॉर्ड कर रहा है। अच्छा, रिकॉर्ड कर रहा है, उसके लिए किसके लिए? रिकॉर्डिंग करने के बाद भूल जा रहे हैं, आपको पता नहीं रिकॉर्डिंग कहाँ पड़ी है, कौन एक्सेस कर रहा है, क्या कुछ है। तो मुझे लगता है इतनी जल्दी में आप ना तो अपना डेटा शेयर करिए और ना ही रिकॉर्डिंग करिए, क्योंकि अपनी गर्दन आपके अपने हाथ में होनी चाहिए। अगर आपने गर्दन किसी और के हाथ में दे दी तो वो बंदा आपकी गर्दन को मरोड़ेगा भी, आपको ब्लैकमेल भी करेगा और आपको प्रताड़ित भी करेगा। बहुत बढ़िया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बड़ी अच्छी बातें हुई, बड़े अच्छे इन्फॉर्मेशन आपने ऑडियंस को बताया है। बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगले 10 वर्षों में डिजिटल दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क क्या हो सकता है? अगले 10 सालों में दुनिया पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाएगी और सबसे बड़ा डिजिटल रिस्क होगा कि हम इंसान अपने आप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे बचाएंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सब से बहुत आगे जाने वाला है। फिलहाल हम उसको रोकथाम करने की पोजीशन में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाब अभी नहीं हो रहे। और ये AI है ऑलरेडी इंसानों की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो नहीं फॉलो करना प्रारंभ कर चुका है। तो अगले 10 सालों में सवाल ये होगा कि जब AI चारों तरफ होगा, जब AI की एज आ चुकी होगी, हम अपने आप को रेलेवेंट कैसे बनाएंगे, और दूसरा AI से अपने आप को कैसे बचाएंगे, और तीसरा अपनी जो मानसिक क्षमताएं हैं उसको कैसे ना क्षीण हो सके उसमें क्या कदम उठाएंगे। इनफैक्ट हम सबको अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। हमारे पास कॉग्निटिव थिंकिंग का अधिकार है और ये भी अधिकार है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे सोचने की क्षमता को कलर ना कर सके। करेक्ट। तो अगर ये चीज़ों को अगर हम ध्यान में रख लें तो मुझे लगता है हम ज़्यादा तैयार होंगे। नौकरियां जाएंगी, नई नौकरियां आएंगी, लेकिन दौर जो है बदलाव का है। चेंज इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम। समझ लीजिए कि आप शेर की सवारी कर रहे हैं। कॉन्स्टेंटली आप सीख जाइए कि सवारी करते वक्त आपने अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। बहुत बढ़िया।
डॉक्टर दुग्गल सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए, इतना बढ़िया इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और आई होप कि आपके जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे ऑडियंस को बहुत ज़्यादा एक आई ओपनिंग के तौर पे काम आ सकते हैं। धन्यवाद, आपने बुलाया, बहुत अच्छा लगा और अलग अलग सवाल पूछे। कहाँ समय निकला पता नहीं, बट कंग्रेचुलेशंस और एक बार आभार आपके लिए, आपने हमें मौका दिया आपके आने के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि हमने जो बातें करी हैं आपके श्रोताओं को कुछ वैल्यू लेकर आएगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। नमस्कार। और गाइस, तो आपने सुना डॉक्टर पवन दुग्गल सर को, जिनको 37 इयर्स का अनुभव है साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन लॉ से रिलेटेड, और जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के केसेस आ रहे हैं उन पे सर काम कर रहे हैं। तो समझिए, जब टेक्नोलॉजी देश में इतना बढ़ा भी नहीं था, आया भी नहीं था, सॉफ्टवेयर का ज़माना था, तब उसके बाद इंटरनेट आया, उसके बाद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है। और हर प्रकार के केसेस जो सर ने डिस्कस किए, हो सकता है ये आपके जीवन में भी घटित हो सकता है। तो सबसे बढ़िया तो यही होगा कि आप जो सर ने गाइडेंसेस दिए, सजेशन दिए स्मार्टफोन को लेकर, आपको बहुत ही सचेत रहना होगा, अलर्ट मोड में रहना होगा और ये डिसाइड करना होगा कि आपको, आपके लिए प्राइवेसी कितनी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, ताकि वो किसी भी प्रकार के साइबर फ्रॉड के विक्टिम ना बने। आपके कोई भी सवाल हो, सजेशंस हो, तो आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। मैं हूँ राहुल रंजन सिंह और ये था द राहुल रंजन शो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप इस प्रकार के वीडियोस और देखना चाहते हैं। जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में नए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।